इस पर चर्चा होगी कल। चूंकि सभी सदन में उपस्थित हमारे किसान भाई और वैज्ञानिकों का संवाद पूर्ण नहीं हो पाया था, मैं चाहूंगा कि आज हम पुनः इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हमारे जो स्वदेश में, हमारे भारत में जो प्राकृतिक और जैविक खेती कर रहे हैं किसान, विदेश में भी करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, और हमारे स्वदेशी और विदेशी कृषि में क्या अंतर है। इन सब भावों को आज हम समेटेंगे और पुनः एक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो कल हमारे अशोक जी, पटेल साहब और शरद वर्मा जी और रूप सिंह राजपूत जी और विभिन्न किसानों ने चर्चा की, रमेश चंद मेहरा जी। तो मैं चाहूंगा कि कल जो पॉइंट रह गए थे और समय हो गया था जिसके कारण हम पूर्ण नहीं कर पाए थे, आज वहीं से शुरू करते हैं। तो मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि जो कल संवाद चल रहा था उसको पुनः शुरुआत करें ताकि हम आगे जारी रख सकें। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज की योगशाला गुरुजी ने बहुत अच्छी कराई, सादर में भी कोटि कोटि प्रणाम। कल चर्चा चल रही थी विदेश खेती और भारत की खेती और नीतिकरण, सरकार का पक्ष, इस पर चर्चा चल रही थी कल। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है ये सदन के लिए। सबसे अच्छी बात मैंने विदेश में देखी कि जैसे जहाँ पे गोभियों की खेती हो रही, सब्जियों की, वहां पे जो काम करने वाला था, जो उत्पादित करने वाला था, वो एक भारतीय मूल का, भारत का नवयुवक था, जो कि वहां पे गोभी की सीडलिंग तैयार कर रहा था। और हमें तमाम जगह वहां पे हिंदुस्तानी लोग मिले जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं तो भारत के आदमी में कुछ विशेषताएं हैं, ये पूरा विश्व मानता है। आज हमने देखा कि 5,000 की एकड़ में गोभी लगी हुई थी और गोभी संभालने वाला जो था एक नवयुवक था भारत का। और बहुत सारे, हमने एक जगह सीडलिंग तैयार हो रहे थे, रोपे तैयार हो रहे थे, तो वहां भी वो भारतवर्ष का बच्चे थे, तो वो लोग तैयार कर रहे थे। तो इसका भी काफी अच्छा लगा हमें। हम लोगों ने वहाँ स्वादिष्ट भोजन खाया। तो वहां पे जो सरदार फैमिली है, उन लोगों के बड़े बड़े ढाबे थे। तो उन्होंने भी जो खाना था वो लोग, अंग्रेज लोग भी, वहां के जो निवासी हैं, वो भी भारतीय व्यंजन का स्वाद ले रहे थे। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे अपन लोग एक दिन में कोई फीस्ट बनाते हैं हफ्ते में, ऐसे ही वो लोग बताते हैं कि हम हफ्ते में एक दिन इंडियन खाना जरूर खाने जाते हैं। तो ये बड़ी एक खुशी लगती है कि कोई हमारे देश के खाने को भी इतने तरीके से पसंद करते हैं। नीति निर्धारण की बात आई थी, तो वो हमसे ज्यादा, ऐसे दुबे सर ज्यादा अच्छा बता पाते हैं। वो, उनका अनुभव बहुत है और उन्होंने इस फील्ड में काफी गहराइयों तक काम किया है। हम तो किसान का पक्ष रखते हैं और किसान के पक्ष को ही मजबूती के साथ सदन में पेश करने की कोशिश करते हैं। रावत साहब के कुछ पहलू रह गए थे, वो भी कहीं गए थे फॉरेन में। तो आज मैं रावत साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी जरूर सदन में जुड़े और हो, उनका भी जो रह गया था रावत साहब का, वो भी पूरा हो। किसी चीज का उत्पादन, जैसे विदेशों में उत्पादन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, गवर्नमेंट सब्सिडी से उसको उगवाती है, वैसे ही भारतवर्ष की नीति में होना चाहिए कि कौन आदमी कितना अनाज उगाएगा और किस अनाज को ऊपर उठाया जाए, किसको डाउन किया जाए, ये सरकार को
बहुत अच्छी संस्थाओं को अपने साथ रखते हुए इन पहलू को समझना पड़ेगा। बहुत सारी जो परेशानियां हैं, अगर किसी संस्था जैसे पतंजलि को भी जोड़ लेते हैं तो सरकार और किसान के बीच की जो दूरी है वो कम हो सकती है। सरकार की जो योजना है वो सही ढंग से क्रियान्वित हो सकती है फील्ड में। हमारे सदन में एक गोवर्धन संवर्धन वाले आए थे अनुदान में, जो 4 करोड़ की गौ पालक पे सब्सिडी थी, जिसपे 2 करोड़ की सब्सिडी थी, 4 करोड़ का प्रोजेक्ट था। इसी सदन से हमने सीखा, इसी सदन में उन्होंने बताया था, यानी किसान के लिए भी भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी अनुदान की श्रृंखलाएं हैं, अनुदान दे रही है, लेकिन वो नीचे स्तर तक किसान के पास पहुंच पा रही है कि नहीं, इन चीजों का आकलन करने के लिए भारत सरकार के पास कोई अच्छी ऐसी यूनिट नहीं है जो ये बता पाए कि नीचे का जो आदमी है वो किसान खुशहाल है नहीं है, या किन परेशानियों से गुजर रहा है। हर प्रदेश, हर जिले की परेशानियां अलग अलग हैं और हर जगह हर क्रॉप, जैसे मोदी जी कहते हैं कि मोटे अनाजों की खेती पे महत्व देना चाहिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अभी बीच में मन की बात में कहा था पिछले उसमें कि जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको भी मिलेट्स का उपयोग करना चाहिए। जो मिलेट्स लेते हैं वो खिलाड़ी बहुत मजबूत और वैसे निकलते हैं। आज हम खेती में भी देखते हैं कि जो 1 कुंटल उठाने वाला पहले हम्माल था वो अब नहीं मिल पाता। अब 50 केजी की तुलाई होती है हर जगह, पहले 1 कुंटल की तुलाई होती थी और वैसे आदमी आराम से मिल जाते थे। आज तुलाई के लिए अगर तुलाई करना हो तो हम एमपी की बता सकता हूं कि यहाँ पे 1 कुंटल तुलने वाले गिने चुने लोग रह गए। अब 50 केजी की तुलाई करने वाले हैं। इन्हें जो काम करने की क्षमता है वो कम हो रही है। जो ताकत थी शरीर के अंदर वो कम हो रही है। उस ताकत को बढ़ाने का काम अगर किसी ने पहचाना है तो मेरे ख्याल से पतंजलि से ज्यादा अच्छा किसी ने नहीं पहचाना। हर जगह अस्पतालों का खुलना, हर जगह गायों का घूमना, ये सब दुष्परिणाम आगे दिखा रहे हैं कि क्या होने वाला है। आज बड़ी बड़ी बीमारियां गांव में भी अपना क्षेत्र बना चुकी। पहले गांव में एक बाटल लगती थी तो तमाम एरिया से रिश्तेदार उसे देखने पहुंच जाते थे, और आज ये हालत हो गई है कि कोई घर ही नहीं बचा होगा शायद गांव में जहां की मेडिकल की बोतल नहीं लगती। आम बात हो गई है, बीमारियां आम हो गई हैं, जितनी बीमारियां हैं। तो ये सब है कहाँ जा रहा है, ये मजबूतियां शरीर के अंदर क्यों नहीं बची? जो पहले जैसे आदमी थे उतने मजबूत आदमी क्यों नहीं हो पा रहे? उनका मानसिक संतुलन बहुत अच्छा था, उनकी सोच बहुत पॉजिटिव थी। हाँ, वैज्ञानिक की दौड़ में पैदावार तो हमने बहुत ज्यादा कर ली और विदेशों में भी हो रही है बहुत ज्यादा, लेकिन वो मानव को कितना फायदा पहुंचा रही है और कितना हम लोग सही ढंग पे चल पा रहे हैं, ये चीज का आकलन भी होना चाहिए। अब नीतिगण में तो यह है कि सरकार अगर बहुत अच्छे से 2-4 संस्थाओं को लेके अपने साथ चले, अपनी संस्थाओं को लेके चले, तो खेती और जो सरकार के बीच का गैप है वो पूरा हो सके, किसान को उसके उत्पादित का सही मूल्य मिल जाए, उन संस्थाओं के द्वारा मॉनिटरिंग हो कि वो जो चीज उगा रहा है वो सही उग जाए, और
आम आदमी को एक ऐसे रेट में वो चीज मिल जाए कि वो लोग भी खा सकें। इन तीनों चीजों का अगर कोई समावेश कर सकता है तो वो भारत सरकार के साथ मिलके कोई संस्था कर सकती है, और वो संस्था है पतंजलि। इसके सिवा कोई भारतवर्ष में अभी ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इन चीजों को सोचती हो और इन चीजों के विषय में बात करती हो। जी बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सादर प्रणाम। ओम। धन्यवाद आदरणीय खरत भैया जी। आपने जो अपने अनुभव बताए हैं और जो भारत का भविष्य कैसे ठीक हो सकता है खेती के माध्यम में, वो आपने बताया कि पतंजलि, चूंकि पतंजलि परिवार, पतंजलि का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जिनका संचालन परम पूज्य स्वामी जी, परम सिद्धि आचार्य जी कर रहे हैं, उनकी सोच, उनकी विचारधारा और उनका प्रयास लगातार रोज 20 घंटे देश को समर्पित कर रहे हैं। उनकी भावना क्या है, विचारधारा, अगर संस्था के संचालक की विचारधारा अगर समाज हित के लिए, कल्याण के लिए है, तो निश्चित है कि उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है। और जो और अन्य संस्थाएं हैं जिनका सिर्फ कर्तव्य है कि हमें सिर्फ पूंजी कलेक्ट करना है, तो वो उनका काम होता है। सरकार का पैसा जाता है परंतु सही उपयोग नहीं होता है। आपने कहा है कि भारत सरकार और की परियोजनाओं का क्रियान्वयन सही संस्थाओं के माध्यम से हो, जिसमें एक पतंजलि बहुत अच्छी संस्था है जिसके माध्यम से हो जाना चाहिए। भारत सरकार की योजनाएं किसान की तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसका कारण यही है, जैसा हम आपने देखा, जाना और हम सबने अनुभव किया। कल डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो बताया था कि कृषि विभाग में सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करते हैं, और ये और उसकी गतिविधि, जो नीतिगत निर्णय लेने की जरूरत है। फसल लगाने के पहले उसका बाजार मूल्य निर्धारित कर देना चाहिए। कृषि नीति में किसान जो समिति बनती है, जो नीतियां बनती हैं, उनमें किसानों की सहभागिता अति आवश्यक है। ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता अति आवश्यक है, जैसे पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पतंजलि कृषि अनुसंधान परिषद केंद्र है, जो जहां हमारे आदरणीय पवन कुमार सर जी जो लगातार इस योजना के क्रियान्वयन और इस दैनिक उभार कार्यक्रम में अपनी सहभागिता कर किसानों से संवाद और वैज्ञानिकों का भी संवाद हो रहा है, जिससे निश्चित लाभ मिलता है। मैं चाहूंगा कि अब अगला अगला जो हमारा कल डॉक्टर रघुवीर सिंह रावत जी का भी सुझाव शेष रह गया था, और अन्य साथियों का भी रह गया था, तो वो अपनी अपनी बात रख सकते हैं। बस हमारा यही कल डंकल प्रस्ताव पर चर्चा की बात भी आई थी कि इस पर भी चर्चा होना चाहिए। आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी ने भी बात रखी थी। तो मैं सबसे पहले आदरणीय रणवीर सिंह रावत जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने संवाद करने का कष्ट करें। सदन को मेरा प्रणाम। कल जो चर्चा हो रही थी, कल या परसों, कि हमें सरकार को जो निकल के आया था कि जो इंसेंटिव या सरकार जो है को ये करना चाहिए या सरकार को वो करना चाहिए, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर हम पिछले 8, 10, 5, 7 साल पहले की बात करें और अब की बात करें, तो सरकार ने किया भी बहुत है। और आज से मतलब जो पिछली सरकारें थी, या जो आज से 2014 से पहले, तो कोई सोच भी नहीं सकता था इस तरह से कि भाई इतना ऑर्गेनिक या जैविक के लिए इतना सरकार की स्तर पे इतना कार्य होगा। और किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई जाएंगी किस तरह की, भले ही उसमें खामियां बहुत है, क्योंकि ऐसे देखने को मिलता है कि उसमें बैलेंस नहीं है। ज्यादा खर्चा जहां होना चाहिए था वो गलत जगह हो रहा है। लेकिन फ्लो पैसे का किसानों की तरफ, किसानों की समृद्धि के लिए और गांव की समृद्धि के लिए, क्योंकि
किसान है तो गांव में, तो गांव की समृद्धि के लिए काफी पैसा फ्लो हो रहा है, काफी पैसा जा रहा है। अब वो ग्राउंड लेवल पे सही उपयोग हो रहा है उसका कि नहीं हो रहा है, मैं अभी कुछ दिन पहले 10-20 दिन में इधर गढ़वाल में एक प्रोग्राम चल रहा था जीपीडीपी का, जो पंचायत लेवल का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें जो सरपंच या प्रधान, वार्ड मेंबर और आपका ब्लॉक के कर्मचारी, सभी का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम इसमें विभिन्न स्तर पे था। और जो अभी योजनाएं चल रही है तो सरकार उसमें कौशल विकास है वो मेनली, कि आपको क्या समझना है, किस तरह से योजनाएं बनानी है, किस तरह से अपने संसाधनों का प्रयोग करना है, किस तरह से आजीविका को बढ़ाना है गांव में, इसके प्लान किस तरह से बनेंगे, इस पे ये प्रोग्राम चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। अब उसकी गुणवत्ता कितनी अच्छी है, और जो ये एक विषय अलग है कि उस प्रोग्राम की गुणवत्ता कितनी अच्छी है, जिनको कौशल विकास जिनको सिखाया जा रहा है उनकी सोच कितनी अच्छी है या कितनी बुरी है। पर लेकिन सरकार की सोच ये है कि हमारे जो लोग गांव में हैं, और गांव में कौन है, ज्यादा किसान हैं जो गांव में रह रहे हैं, वो अपनी आजीविका संवर्धन के लिए क्या कर सकते हैं, किन किन स्रोतों से उनको सहायता मिल सकती है, और बेसिक एम्यूनिटी जो अ, मैंने देखा कि क्योंकि हम गांव-गांव भी गए थे तो लगभग पूरी हो गई हैं, और लगभग क्या 19% तो हो ही गई है कि घर-घर नल पहुंच गया है। ये मतलब ये टारगेट थे, जीपी उसको टारगेट, ये अभी 9 टारगेट फिक्स किए गए हैं कि हर के घर में नल होना चाहिए, हर एक का शौचालय होना चाहिए, हर गांव तक रोड होनी चाहिए, हर एक गांव में आंगनबाड़ी होनी चाहिए, हर एक गांव में अ, आशा कार्यकर्ता होना चाहिए, उसकी इतनी दूरी पे हॉस्पिटल होना चाहिए। ये सारी चीजें सरकार ने सुनिश्चित कर दी हैं। क्योंकि मैं आज से 10 साल 15 साल पहले की बात करूं तो लोग कंधों में बिठा के, कहीं रोड नहीं थी, हिल्स की मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो रोड की बड़ी समस्या थी। और पक्की रोड, जो मेन रोड है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी गांव, जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की क्या है, वो प्रधानमंत्री सड़क जो योजना है, उसकी रोड बहुत की गुणवत्ता भी बहुत अच्छी है। तो हर गांव जो है सड़क से यहाँ पे जुड़ गया है हिल्स में, जो कि बहुत कठिन था। और पानी की व्यवस्था, और अब ये भी बात हो रही है कि भाई जहाँ पानी नहीं था अपलिफ्ट किया गया नदियों से नीचे, और बहुत एनर्जी उसमें लग रही है। और इस तरह की मतलब बेसिक कम्युनिटी सरकार पूरी कर रही है। और जो ये योजना जो 10,000 एफपीओ बनाने का था, मुझे तो ये लगता है कि ये मेन प्रोग्राम था, किसान किस तरह से अपने पैरों पे खड़े हो। अब उस योजना का भी अ, किसान ने या हमने, मैं कहूँ कि ग्राउंड लेवल पे किस तरह से योजना इम्प्लीमेंट हो रही है, अदरवाइज उसका तो बहुत ही बढ़िया समाधान था। सरकार ऐसा घर घर पैसे तो नहीं बांट सकती है, पर एक समाधान के लिए एक योजना ला सकती है। वो योजना बहुत अच्छी थी, और जो इसको कर रहे हैं वो कर भी रहे हैं। अब उस उनकी कौशलता कितनी है उस योजना को चलाने के लिए, युवा वर्ग सोच इतनी अच्छी है कि अ, एक गांव के किसान सब संगठित हों, अपनी प्लानिंग करें, फिर अपनी ब्रांडिंग करें, अपनी मार्केटिंग करें, इसके लिए सरकार सपोर्ट कर रही है योजना की तरफ। तो मेरा कहने का मतलब है जितना हुआ है उतना कम नहीं हुआ है। हम बार-बार ये करें कि सरकार ये करे, ये अब सरकार की मजबूरी ये है कि अगर गेहूँ 30 रुपए बिकता है तो वो भी एक समस्या है। क्योंकि पूरा देश देखना है
तो एक परिवार की तरह अगर देखें तो गेहूं बहुत महंगा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन किसान का फायदा तब है कि जब गेहूं बहुत महंगा बिके। इन मजबूरियों के बीच सरकारें चलती हैं, पिछली सरकारें भी हैं, और उसकी कोशिश इस तरह से की गई कि भाई हर एक व्यक्ति को कोई भूखा ना रहे। हर एक व्यक्ति को अभी भी मिल रहा है, फ्री राशन भी मिल रहा है अंत्योदय में। और अभी मैं जन गाँव में गया तो मैंने कहा था पहले भी, यहाँ पे लोगों ने सारी जमीनें छोड़ दी, पानी की व्यवस्था नहीं है, हिली एरिया है, पलायन हो गया है, और जमीनें खाली हो गई हैं, और हजारों हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन जिस डिस्ट्रिक्ट में हम थे तो पूरा बंजर है, और खेती की जमीन। कारण है कि प्रोडक्टिविटी नहीं हुई है, प्रोडक्टिविटी कम है, पानी की समस्या है। इरिगेशन वाटर, वो जल जीवन मिशन के तहत बहुत सारा मतलब घर घर नल तो लग गए, पर ये भी दिक्कत है वहां पे, नल तो लग गए, मिशन था एक कि हर एक घर में नल लगना चाहिए, लेकिन पानी कहाँ से आए? उन नलों में अब झगड़े हो रहे हैं कि पानी, तो स्रोत पे पानी कम है, हिल्स में स्रोत होते हैं। तो ये खामियां होती हैं जब कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होता है। सरकार की सोच ठीक है, हर एक पास पानी होना चाहिए। अब वो इधर जब लोअर लेवल पे आया, उन्होंने कहा पैसा आ रखा है, फटाफट सबके घर में लगा दो। अब पानी का स्रोत तो लिमिटेड है। पहले एक गांव में 100 परिवारों के पास 10-12 जगह पे स्टैंड पोस्ट पे पानी मिलता था, तो सबके लिए हो जाता था। अब घर घर लग गए तो पानी का खपत भी ज्यादा हो गई, और स्रोत पे पानी कम है। और अब कहीं पानी आता नहीं आता है, हिल्स में ग्रेविटी के थ्रू फोर्स से पानी आता है, तो कहीं ज्यादा जाता है, कहीं कम। एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। तो लेकिन सरकार की सोच तो ठीक है ना, कि ये बेसिक जरूरतें आदमी की पहले पूरी करो, फिर उसके बाद इनकम की बात करो, कैसे वो अपना बिजनेस तैयार करे। तो उसके लिए वो एफपीओ योजना थी, और अभी जो ट्रेनिंग चल रही है पंचायत लेवल पे, उसमें वही बात हो रही है कि आप संगठित हो, आप के पास ये 24 डिपार्टमेंट है सरकार के, इन पे देखो, वो किताबें बांटी गई कि हर डिपार्टमेंट में क्या क्या योजनाएं हैं, इन योजनाओं को आप कैसे अपने गांव में ला सकते हैं। इसके लिए कुछ एनजीओ या कुछ एनजीओ स्तर पे वहां गांव में जाके किस प्रधान के साथ, मेंबर के साथ बैठ के प्लान बनाएंगे कि भाई हम इन 24 विभागों को कैसे एक साथ जोड़ें, खाली हम पंचायत विभाग पे निर्भर न रहें, और अपने गांव की योजना बनाएं, और वो योजना इस तरह से हो कि सबका भला हो। अभी तक लेकिन देखने में ये मिलता है कि जो थोड़ा सा तेज आदमी होता है गांव में, और वो प्रधान भी बन जाता है, वो सारी सब्सिडी जो सरकार द्वारा दी जाती है वो कुछ लोग खा जाते हैं, और जो जनरल आदमी, लोअर तबके का छोटा किसान रहता है, वो वंचित रह जाता है। उसी के लिए सरकार ने सो बोला था कि आप एक एफपीओ बनाओ, एक संगठन की तरह काम करो, और तभी आपका विकास होगा। तो संगठन, मुझे लगता है आज की सबसे पहले जरूरत है कि एक गांव में एक संगठन बने। और एक दिन पहले बात भी हो रही थी, अब थोड़ा जमाना भी बदल गया है। और मैं हिल्स, अपने पहाड़ की बात करूं तो हमारे यहाँ पे स्थिति यह है कि किसी आदमी का ऐसा कोई प्लॉट नहीं मिलेगा आपको, बहुत रेयर 1-2% की 1 एकड़ एक जगह पे हो। पहले तो एकड़ लैंड रह नहीं गई है, लैंड होल्डिंग बहुत कम है। और है भी तो मतलब छोटे छोटे प्लॉट, मतलब 200 बाई 200 का प्लॉट एक का इधर होगा, तो फिर एक 500 मीटर दूर होगा, बिखरे हुए हैं। तो लैंड होल्डिंग है, क्योंकि जैसे जैसे परिवार बढ़ा तो फिर बाट फिर बटे, खेत बटे, तो उसने कहा वो अच्छा खेत है, उसमें भी उसको एक टुकड़ा मिल गया, इधर इसको भी मिल गया, ऊपर एक उखड़ में जहाँ पानी नहीं होता है वहां का भी एक टुकड़ा मिल, तो बिखरी हुई लैंड है, इसलिए इसीलिए वो छूट रही है।
क्योंकि अब वो आदमी वहां कैसे करे, ऊपर जाए, एक प्लॉट छोटा छोटा करार सब मिला के 1 एकड़ भी नहीं है। तो ये दिक्कतें हैं, और इन दिक्कतों को देखते हुए सबसे बढ़िया है कि हम वो जो एफपीओ वाली फार्मिंग, या रघुवंशी जी कह रहे थे कॉर्पोरेट फार्मिंग, तो मैं भी उसका समर्थन करता हूँ कि जहाँ ये स्थिति है, जहाँ लैंड कम हो गई है, लैंड इतनी कम हो गई है कि अब किसान कितनी भी मेहनत कर ले वो अपना परिवार नहीं चला सकता है, ये भी स्थिति है बहुत सारे, है ना। वो बात ठीक है, नीचे आपके मध्य प्रदेश या इधर महाराष्ट्र में अभी भी काफी ऐसी किसानी हो रही है कि लोग टोटल किसानी पे निर्भर है, लेकिन बहुत सारा एरिया हमारे देश में ऐसा है कि जोत इतनी छोटी हो गई है, आधा एकड़ रह गई है, 1 एकड़ रह गया वहां पे, और सबके पास ऐसी स्थिति है, और उस पे निर्भरता नहीं रह सकती है पूरी आजीविका के लिए, मतलब जो एक बेसिक चीज है आदमी को चाहिए, एक किसान को चाहिए, वो आधे एकड़ में थोड़ी अपना परिवार पाल सकता है, 1 एकड़ में थोड़ी परिवार, मुझे नहीं लगता इतना पूरी तो उसको खेती से मिलेगा। तो उसका एक ही समाधान है कि हम लोग संगठित हों, किसान संगठित हो, और एफपीओ फॉर्म में या कॉरपोरेट फॉर्म में खेती की जाए, प्लानिंग की जाए, एक उसमें एक्सपर्टाइज आए, और उसमें अच्छे लोग आए गांव के, और उसमें जो भी हिस्सेदारी बनती है और जिनको रोजगार की जरूरत है वो उसमें काम करें एज ए लेबर या एज ए एम्प्लॉय, जो भी प्लान बनता है इस तरह के कॉरपोरेट फार्मिंग या संगठित फार्मिंग हम करें या एफपीओ की फार्मिंग हम करें। आज इसकी जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं पहले भी कहा है कि वो हमारे पास ऐसी लैंड अब नहीं है कि 50 एकड़ किसी किसान के पास हो, 10 एकड़ 20 एकड़ 50 एकड़ वाले तब तो थोड़ा खेती कर सकता है वो अपनी मन की। अब छोटे छोटे 2-3 एकड़ में भी मतलब आजीविका चलाना बड़ा मुश्किल है, तो उसको कॉरपोरेशन या कॉरपोरेट की तरह से खेती की जाए तो ज्यादा बढ़िया है, और उसमें सरकार ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है एफपीओ वाला, उसको सपोर्ट भी कर रही है। तो मेरा मानना ये है कि सरकारी स्तर पे तो अच्छा काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, मार्केट में प्राइस का है तो वो भी बड़े हैं, लेकिन मैंने कहा ना मजबूरी है हर एक की, कि रेट भी एकदम इतना बढ़ नहीं सकते किसान का। तो अब वो ठीक है कि हम हमारे कुछ भाई हैं किसान जो दुगने तुगने दामों पे भी बेच रहे हैं, बहुत हमारे यहाँ पे आए हैं दैनिक व्यवहार में, वो कहते हैं मैं 60 रुपए गेहूँ बेच रहा हूँ। तो ये अच्छी बात है, अगर आपके पास स्किल है और बाजार में ऐसी चीजें बिकती भी है, आपके पास स्किल है, लेकिन सरकार उसको बोले नहीं आप इसमें 60 ही रुपए में लो, तो ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप प्लेटफॉर्म के लिए हम बात कर सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म सरकार करे, और ये बोलेंगे आप हमें हमारा जैविक गेहूं का जो है हमें तो 40 रुपए मिलना चाहिए या 30-35 रुपए मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित करना सरकार के लिए मुश्किल हो गया। हाँ, प्लेटफॉर्म दे सकती है, हमें इस बात करनी चाहिए कि मंडी में जैविक का एक सुनिश्चित प्लेटफॉर्म हो। और यहाँ पे आए भी थे अ, कुछ मुख्य अतिथि जी, उन्होंने कहा कि हम जो है टेस्टिंग भी कर रहे हैं। वो टेस्टिंग की सुविधा भी तब होनी चाहिए, क्योंकि मेन चीज ये है कि एक तो जनरल आइटम बाजार में आ रहा है और हम जैविक बोल के कर रहे हैं, तो उसकी क्रेडिबिलिटी कैसे सुनिश्चित करें। कल तो एक केमिकल किसान भी वहां लेके आ जाएगा मेरा भी जैविक है, आपके पास उसकी मतलब एक पूरी सुविधा होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए कि आप बता सकें कि तेरा माल जो है जैविक है, तेरा नहीं। इतनी सुविधा मंडी में जब होगी तभी वो रेगुलेशन जब बनेंगे, तभी तभी जो है मंडी में एक प्लेटफॉर्म स्थापित होगा कि एक जैविक उत्पाद मंडी में आया है। और फिर आने से कुछ नहीं होगा, हमारे जो अभी जो डेवलप हो रहा है मार्केट भी उसके लिए डेवलप होना चाहिए ना। और अभी जो स्थिति है, जितना हमारा मार्केट ऑर्गेनिक का जो कि लगभग दोगुने दामों में बिक रहा है, वो डायरेक्ट कंसर्न है, कनेक्टेड है किसानों से, उन किसानों से जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मर है। जो प्रक्रिया है गवर्नमेंट, उस हिसाब से हजारों दुकानें
तो है ही, मुंबई है, दिल्ली है, ये खुल रहे हैं और ये डायरेक्ट उन प्रोड्यूसर से जुड़े हुए हैं जो सर्टिफाइड प्रोड्यूसर है। उसकी एक प्रक्रिया है, और मैंने पहले भी कहा था कि अभी भी उसमें टेस्टिंग की प्रक्रिया ऐड नहीं की गई है, क्योंकि वो काफ़ी महंगी पड़ती है, और ज़रूरी नहीं है कि आप जो उत्पाद ऑर्गेनिक लोगों के साथ खरीद रहे हैं वो ऑर्गेनिक ही हो, इसमें बेईमानी भी बहुत है अभी। तो यहाँ पे ये बातें भी चली थी कि भाई आप, मैंने ये भी चली है कि, और बहुत लोग कर भी रहे हैं, जो किसान जैसे रूप सिंह भाई हैं, और बहुत सारे जो बिल्कुल ऑर्गेनिक कर रहे हैं, जैविक कर रहे हैं, और अपना माल बहुत अच्छे दाम पे भी बेच रहे हैं। और बहुत आपको यूट्यूब पे और बहुत सारे सुभाष भाई है, सुभाष शर्मा है, ये अपने माल को अच्छे दाम पे बेच रहे हैं और अपनी क्रेडिबिलिटी पे बेच रहे हैं कि मेरा जो प्रोडक्शन है वो शुद्ध जैविक है, मैं ये टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ। और बहुत उसके लिए कुछ आज के सोशल मीडिया के ज़माने में अपने को क्रेडिबिलिटी स्थापित करना बहुत आसान हो गया। वो ज़माने अब चले गए, जब क्या कहते हैं, अ, आपको हम मोबाइल भी जब था और वो नहीं था वीडियो और इस तरह का नहीं था, तब भी ये समस्या नहीं थी। लेकिन आज तो आप फेसबुक कई आपके माध्यम है कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी स्थापित कर सकते हैं, अपनी वीडियो प्रचारित कर सकते हैं। अपना सिस्टम ऐसा हो गया है कि हम देख सकते हैं आपका खेत जीपीएस से कि भाई आपका खेत में क्या है, आप किस तरह से कर रहे हैं, सब सुविधाएं हैं। और ये क्रेडिबिलिटी स्थापित करने की जरूरत है व्यक्ति विशेष को और उन एफपीओ को, अगर वो एफपीओ है। जरूरी नहीं है कि वो सर्टिफाइड हो, सर्टिफिकेट का खर्चा होता है। मैंने कहा अभी तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है पीजीएस के थ्रू, ठीक है, 3 साल तक वो एफपीओ को सपोर्ट करेगी। उसके बाद खर्चा बाद पीछे वो खर्चे भी कम किए जा सकते हैं। उसमें उसमें वो सिंपलेस्ट सिस्टम अभी गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, पीजीएस सर्टिफिकेशन। कहाँ जो पारंपरिक कृषि विकास योजना या एफपीओ को जो सपोर्ट हो रहा है, लेकिन इसकी कॉस्ट भी घटानी चाहिए और ये व्यवस्था बननी चाहिए। जैसे शरद भाई कह रहे थे कि वहाँ ऑस्ट्रेलिया में वो टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग का सिस्टम है, तो वो टेस्टिंग सिस्टम एक जगह हो जाए और उसके बाद तो कुछ भी होगा तो कैसे होगा, वो तो टेस्ट हो जाएगा वहां पे, तेरा अन्न जो है शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो वो सर्टिफाइड है नहीं है, हमने टेस्ट कर लिया, बस इस तरह की व्यवस्थाएं पे हमें जोर देना चाहिए। और तब हमारा जो है, और उसकी कॉस्ट इतनी हो कि हम बेयर कर सकें, मतलब किसान बेयर कर सके। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म तो तैयार होने चाहिए। और कहाँ होनी चाहिए, जहाँ पे बिक्री हो रही है प्रेजेंटली मंडी में। तो मेरा यही कहना है। और मैं फिर भी कह रहा हूँ, बहुत कुछ हुआ है पिछले 7-8 सालों में। और इतना हुआ है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, जितना जोर ऑर्गेनिक और जैविक पे और गाय पे इतना दिया जा रहा है, वो क्या आप सोच सकते थे कि दिया जा सकता था अगर पहले, क्योंकि पहले किसी की सोच इस तरह की नहीं थी। और अरबों रुपया इसमें फ्लो हो रहा है। तो हमें जो अवेलेबल योजनाएं हैं उसका सही उपयोग करना चाहिए। और और जो हमारी मांगे हैं वो इस तरह से होनी चाहिए कि भाई कि और जो मतलब फिजिबल हो, जो हम जो सरकार भी पूरी कर सके। और मुझे ऐसा लगता है कि हमें डिस्कशन करना चाहिए एक इस तरह का एक, मतलब किस तरह की नीति सरकार की होनी चाहिए और किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन उन नीतियों का होना चाहिए गांव मिल के लेवल पे, फार्मिंग के लिए या प्रोसेसिंग के लिए। उसमें एक अपना क्लियर विजन दैनिक यूआर के जो मेंबर है उनका होना चाहिए, क्लियर विजन कि भाई ये होना चाहिए तभी होगा। और मांगे भी जायज होनी चाहिए, ऐसा इंडिविजुअल को नहीं। जैसे सरकार, जैसे मैंने कहा ये एफपीओ योजना, तो अब ये बहुत सारी चीजें कवर कर रही है जो मांगे हम कर रहे थे
किसान कर रहे हैं। लेकिन सॉरी मैं इतना ही कहना चाहूंगा किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूँ। जी, धन्यवाद सर। रावत जी, आपने अपना मार्गदर्शन सदन को दिया और सदन में सुना। आज आदरणीय हमारे पवन कुमार जी सदन में उपस्थित हैं, वो सब सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा आदरणीय अशोक जी अपने मार्गदर्शन सुझाव देने का कष्ट करें। जी आदरणीय अशोक जी, अशोक पटेल जी, आप म्यूट हैं, अभी आप अनम्यूट कर लें। म्यूट हैं आप, आवाज नहीं आ रही आपकी। वॉल्यूम बढ़ा लें या नेटवर्क में आ जाएं प्लीज। शायद सिग्नल में नहीं है सर। जी जी, हाँ, सिग्नल में नहीं है। और जैसे अशोक जी आ जाते हैं सिग्नल में, तो मैं डॉक्टर किशोर दुबे जी से जी आदरणीय पवन सर जी को मैं चाहूँगा कि कल हमारा जो स्वदेशी और विदेशी पर चर्चा लगातार लंबी हुई। विभिन्न हमारे सदन में उपस्थित भाई बहनों ने अपने अपने हेलो, सुझाव दिए। हाँ आ रही है आवाज। जी आ रही है। जी अशोक जी, कम समय में आज हमारे आदरणीय पवन कुमार जी सदन में उपस्थित हैं, उनका अपन मार्गदर्शन लेंगे। उसके पहले आप अपनी बात रखने का कष्ट करें, आपने हैंड रेज किया है। जी अशोक जी। सदन को प्रणाम। एफपीओ की योजना बनाई है, ये एफपीओ की योजना में सरकार प्रचार ज्यादा कर रही, लेकिन होता कुछ नहीं उसमें। एक प्राइवेट व्यक्ति को उतना ही अधिकार है जितना उसको, इसके लिए कोई विशेष चीज नहीं है एफपीओ में। और रही बात कि जैविक खेती, प्राकृतिक खेती पे ये प्रचार प्रसार ज्यादा हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। डायरेक्ट किसान को डीबीटी के माध्यम से मिलना चाहिए। प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा हो रहा है इससे, और किसानों की दशा जब भी सुधर सकती है जब उनको डीबीटी डायरेक्ट डेबिट मतलब उनके खाते में हर चीज का पैसा है। ये प्रक्रिया इतनी उलझी हुई है पूरी शासन प्रशासन की कि उसका प्रचार प्रसार ये वो सेमिनार इतने होते हैं कि पूछो मत, पर वो किसान को मिलता कुछ नहीं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण बस एक तो इनाम दे दी। इनाम से क्या होता है, वो किसान किस स्थिति में जैविक खेती करता है ये उसको मालूम। वो आज की कंडीशन में आपको बताऊं कि नरवाई में जी आग मत ओम, लगा। आवाज किसी की नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है? आ रही है, आ रही है, आपकी आ रही है। आ रही है आवाज? आ रही। अब नरवई में चर्चा आग तो चल नहीं लगाना, रही, कुछ आग नहीं मत सुनाई पड़ लगाओ रहा। शासन कहती, लेकिन अरे उसको आप नेटवर्क में इम्प्लीमेशन नहीं है करना रमेश जी। बहुत कठिन है, क्योंकि इतनी व्यवस्था में भूसा बनाना, ये करना, मल्चिंग करना, क्योंकि ये हम कर रहे हैं इसलिए आपको बता रहे हैं। और जो आस पड़ोस के हमारे गांव वाले हैं उनको 1 मिनट लगता, माचिस लगाई और पूरा खेत बनाया जयराम जी। और हमको पूरा उसके लिए पूरी व्यवस्था जुटाना पड़ता है, और व्यवस्था जुटा के मेहनत करना पड़ता है पूरे खेत में। रोटावेटर मशीन सब चला के जब जाके धरती माता बनती है, इसके लिए बहुत मेहनत करना चाहिए। सरकार अगर दो काम कर दे, सरकार के पास बहुत ताकत है। अब जैविक खेती हो रही है, लेकिन 8 साल में गौ माता इतनी रोड पे घूम रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो गौ के लिए क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पूरे रोड रोड जाओ, गाय गाय मिलेगी आपको। आप चाहे सहमत हो या नहीं हो, लेकिन हकीकत तो यही है। और जो काला धन विदेश में अब अगर वो आ जाए पूरा, और ये जैविक खेती ये सब में लग जाए, तो किसान बेसी माला माल हो सकता है। और लागत के आधार पर मूल्य का निर्धारण जब तक किसान को नहीं मिलेगा, जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, ये हकीकत है। बाकी सब ये देश में ऐसे भाषण चलते रहेंगे, नए नेता आते रहेंगे, किसान के नाम पे राजनीति करते रहेंगे। लागत के आधार पर मूल्य का निर्धारण सरकार जब तक नहीं करती, जब तक किसान खुशहाल नहीं हो सकता। ये मेरा निवेदन है, बस। धन्यवाद। मैं इसमें बहुत थोड़ा सुंदर। ये जी मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा आदरणीय अशोक जी से कि आपका जो सुझाव है डीबीटी के माध्यम से किसानों को जो भी सरकार जितनी भी सब्सिडी एग्रीकल्चर में दे रही है, ये पहले भी यहाँ पे बात हुई है। मैं बार बार बहुत
कि ये हमें इसके मांग करनी चाहिए कि भाई सरकार जो है, जो भी सब्सिडी एग्रीकल्चर में दे रही है केमिकल के लिए या जो भी, उसको सीधे-सीधे किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से डाला जाए। किस बेस पे कि किसान कितनी एरिया में खेती कर रहा है और उसकी लैंड होल्डिंग के बेस पे, क्योंकि उसका कोई मानक तो बनना चाहिए। या फिर उसमें कुछ लोग लीज पे करते हैं, ये भी इश्यू आएगा। लेकिन अगर वो पैसा जो भी सब्सिडी या जो भी सरकार चाहती है कि हम कृषि विकास के लिए ये पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसको अ, मतलब डीबीटी के माध्यम से और लैंड होल्डिंग के बेस पे, और उसकी भी एक निश्चित वो किया जाए। कोई 2-200 500 एकड़ का किसान है, उसको एक लिमिट हो कि 20 एकड़ तक हम ये सब्सिडी देंगे। उसके बाद जिसको खेती करनी है वो बाजार से लेके करे, केमिकल से करे या जैविक से करे। तो ये तो होना चाहिए। जैसे कि अशोक जी कह रहे हैं। और अपने रही गाय की अपने बात, देश तो में गाय का 85 देखो। 85% किसान 5 एकड़ से छोटे हैं पूरे देश में। जी, जी, 85 से जी। 90% हाँ, पांच हाँ, एकड़ तो से वही तो छोटे। कह रहा हूँ, उसकी लिमिट फिक्स कर दें और उन्हीं को सब्सिडी दें, क्योंकि सब्सिडी तो बड़ा किसान खा रहा है। जो 2-200 को एकड़ का किसान है, 500-500 एकड़ का है, जो नेता हैं ऐसे किसान। पंजाब में देखो आप, तो सारे नेता जितने भी किसान हैं, सबकी 500 एकड़ ज़मीन है और वही सब्सिडी खाते हैं। जो छोटा किसान है, वो सब्सिडी नहीं मिलती है उनको। मतलब जो सब्सिडी किस रूप में मिल रही है? वो मिल रही है केमिकल फर्टिलाइज़र पे, पेस्टिसाइड पे, जो भी है। तो उसकी एक लिमिट निश्चित की जाए कि भाई 15-20 एकड़ चलो मैक्सिमम, कि इतनी पे सब्सिडी होगी, और जो भी 1 लाख करोड़ लगभग सब्सिडी दी जा रही है इसमें, उसको डायरेक्ट किसान के खाते में डाला जाए। तो ये एक, मुझे लगता है, बहुत अच्छी मांग होगी अगर इस तरह का कोई बात होती है। और इसमें मुझे ऐसा ध्यान है, कुछ प्रयोग भी सरकार द्वारा किए जा रहे थे कि हम केमिकल जो फर्टिलाइज़र की सब्सिडी अब हुए या नहीं हुए, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर ये बात हुई थी सरकारी लेवल पे। और दूसरी बात रही गोधन की बात, तो मैं कह रहा था ना कि अभी मैं फील्ड में था, तो अभी अभी तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि आपका जो सीमेन है, जो होता है, तो उसमें अब ये एक इस तरह का आ गया है, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो होता है, कि केवल मादा ही होगी। और ये सक्सेस रेट इसका 90% है करीब। हमारे यहाँ पे कुछ केसेस भी चले हैं कि वो 1000 का इंजेक्शन है, तो 1000 रुपए दे के उसने केस कर रखा है, क्योंकि वो फिर वो अ अ, नंदी हो गया। तो अ, वो उसमें गारंटी है कि आपका जो बच्चा गाय का होगा। तो इससे थोड़ा-सा एक आएगा, एक सुधार हो रहा है कि भाई थोड़ा गो पालकों को भी, क्योंकि दिक्कत तो है ही है, जो गो पालक है, जो पाल रहे हैं, जो डेयरी वाले हैं, उनको ये दिक्कतें आती हैं कि भाई वो नंदी हो जाते हैं और इनका उपयोग आज के परिप्रेक्ष्य में कम रह गया है, क्योंकि मैकेनाइज़ेशन हो गया। तो इसको ज़्यादा बढ़ाना चाहिए और इसको बहुत पॉपुलर करना चाहिए कि हमें ये टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करके। और डेफ़िनेटली ये भी बहुत अच्छा सुझाव है कि हम गाय किसानों को दें और उनको सब्सिडी दें गाय पे, भाई आप पालो इसको। और अगर कोई किसान अ, ये इसको योजना को इतना फ्रेगमेंटेड कर दिया जाए, जैसे अभी हैं गौशालाएँ हैं, उनको थोड़ा सपोर्ट गवर्नमेंट से मिला, कि ऐसा भी व्यवस्था होनी चाहिए कि आप 2 गाय पाल रहे हैं, जो इस तरह की, तो या आप कितनी गाय पाल रहे हैं, उसपे आपको इतनी सब्सिडी या इतना अनुदान दिया जाए। चाहे बहुत छोटी अमाउंट हो, जिससे थोड़ा प्रोत्साहन मिले कि भाई गौ माता को संरक्षित किया जा सके और फ्रेगमेंटेड तरीके से किया जा सके। मतलब क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकृत तरीके से। हम इस तरह की गौशालाएँ हैं कि 500-500 गाय, 200-200 गाय हैं, उसको मैनेज करना ज़रा मुश्किल होता है। और अगर हम 1-1, 2-2 गाय सभी इस तरह की पालें, तो उसमें उसमें सुविधा हो सकती है। जी, धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय रावत जी और आदरणीय अशोक जी। आपने जो बात कही बिल्कुल स्पष्ट कही है
कि सरकार की जो योजनाओं का लाभ मिलता है। वो बड़े बड़े किसान, वही किसान जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, वही किसान आंदोलन करते हैं सरकार के खिलाफ, सरकार का पैसा लेते हैं और उसी पैसा का उपयोग कर रहे हैं। सरकार को ये जानकारी हो भी गई है। अभी सागर संभाग में एक बैठक थी, जो हमारे गौ संवर्धन बोर्ड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रामजी रघुवंशी जी आए थे, और उन्होंने बताया था कि सरकार अब निर्णय लेगी कि जो चाहे वो एनजीओ हो, चाहे किसान संगठन हो, चाहे कोई भी संगठन हो, जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं, और जो दिल्ली में किसानों के नाम पर जो आंदोलन हुआ था, इस पर विशेष गौर किया गया है। अब जो है ऐसे संगठनों, ऐसे संस्थानों को इससे जो है सावधानी रखी जाएगी। और जैसा शरद वर्मा जी ने प्रस्ताव दिया है और अन्य सब ने, कि पतंजलि एक ऐसा संस्थान है जो राष्ट्र विचारधारा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित है। सरकार के साथ सरकार को चाहिए कि पतंजलि के माध्यम से विशेष कार्य किसानों के हित में किया जाए, गौ पालन के लिए किया जाए। अब मैं आदरणीय जी शरद जी, आप अपनी बात रखें, फिर मैं आदरणीय पवन जी को बुलाता हूँ, क्योंकि वो आज उपस्थित है सर और उनका सर महत्वपूर्ण मेरी सर मेरी तो सदन से गुजारिश है कि हमारा जो जिला है होशंगाबाद नर्मदापुरम, यहाँ पे जी 2 लाख हेक्टेयर में खेती होती है। और 2 लाख हेक्टेयर भूमि को अगर शासन चाहे तो पतंजलि के माध्यम से इसको पूरा, जैसे मान लो हमारे यहाँ लीज चलता है 25,000 रुपए एकड़, 30,000 रुपए, तो शासन कोई ना अनुदान दे के सीधे किसान के खाते में 25,000 रुपए एकड़ का अनुदान डाल दे, और पतंजलि फिर यहाँ पे जे भी खेती करवाए। भाई आपको 25,000 रुपए एकड़ मिल गया किसानों को, अब आपको यूरिया, डीएपी और किसी भी सब्सिडी से कोई लेना देना नहीं। अब वहां पे पूरे पे पतंजलि खेती करवाए, और जो उसमें मिनिमम जो क्रॉप दी जाए वो क्रॉप लगवाई जाए। भाई इतने में गेहूं लगेगी, इतने में दाल लगेगी, इतने में मूंग लगेगी, ये सारा निर्धारण करे पतंजलि, और वो चीज यहाँ पे जैविक रूप से उत्पादित करके किसानों का उसका फायदा भी मिले। तो जो लागत, मान लो उत्पादन कम आ रहा है, ये आ रहा है, तो वो लीज पे आपने जमीन, सरकार ने पैसा दे दिया है, तो उसके माध्यम से आपका जो पैसा आप कमाते थे, आज की जो कमाई है 25,000 रुपए एकड़ की शुद्ध इनकम जो होती है, तो वो इनकम आपको भारत सरकार से संस्था के माध्यम से दिला दी जाए, और फिर डीबीडी के माध्यम से, और फिर खेती का जो है सिस्टम पूरा पूरा सिस्टम से की जाए। इतने में सरसों लगेगी, इतने में ये लगेगा, छोटे किसानों से ये उत्पादित कराई जाए, बड़ों से ये कराना है, ऐसा करके उसको प्रस्तुत करना चाहिए। और एक जिले में मॉडल रूप पे पतंजलि के माध्यम से प्रैक्टिकल कराना चाहिए, कि एक जिले में ऐसा करके तो देखें वो पूरे भारतवर्ष में। तो इसका एक प्रैक्टिकल लेना चाहिए भारत सरकार से, और करना चाहिए। जी ओम जी। जी धन्यवाद आदरणीय शरद जी, आपने अपने बात रखी। अब मैं जिनका इंतजार है हम सब सदन को, आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। जी नमस्कार सभी को। और बहुत सुंदर वार्ता आज हो रही है, और वार्ता को सुनकर के पिछले 2-3 दिन से जो वार्ताएं हो रही हैं, मैं बीच में ऑन ऑफ चलते रहा हूं। और बहुत अच्छी बात है। पहली बात, जो सरकार का जो कार्य है, सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्य के ऊपर जो चर्चा हुई है, बहुत ही अच्छी है, सकारात्मक है। और इसके माध्यम से जो अभी तक के कार्य हुए हैं, उसमें मुझे लगता है कि जो नीतियां हैं उसको बनाने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है तो बहुत सारे लोग, जिसमें कि किसान भी होते हैं, जिसमें व्यापारी भी होते हैं, जिसमें और लोग भी होते हैं जिनको कुछ चीज की कोई परेशानी होती है, वो ऐसे हो सकता है उसमें सरकार के ही अपने कर्मचारी भी हो जाते हैं, जो कि उस सारी योजना का को करते हुए उसको मतलब क्रियान्वयन, मतलब उसकी सारी की सारी कमियां कह देंगे, या उसकी जो जो उसकी अच्छी सोच है वो परिवर्तित हो जाती है। और इसी प्रकार से ये होता है कि एक मछली सारे तालाब को खराब करती है। तो उसी तरह से कुछ लोग, कुछ ही चुनिंदा लोग अच्छी अच्छी स्कीम्स को भी वो
मतलब फिर वो स्कीम नहीं रहती है, फिर उसको विड्रॉ करना पड़ता है और उसमें फिर कई तरह की उसमें चीजें सामने निकल के आती है, कुछ बदनामी भी होती है। तो इस तरह से मैंने इसको अपने उसमें भी देखा कि अभी जैसे मैंने पहले भी बताया था एक बार कि जो राशन की अभी फ्री राशन देने की योजना है, जब वो ग्रामीण क्षेत्रों में जा रही है और वहां पर जा रही है जहां पर कि लोग उसको अपना भी भोजन स्वयं उगाते हैं, तो इसको ये देखा गया कि जिस जगह पर मैं गया स्वयं कि वहां पर व्यापारी आ रहा है, व्यापारी भी नहीं, एक छोटे छोटे मोटरसाइकिल में 2 ड्रम दाएं बाएं रखे हुए हैं। जो भी ये सरकार की तरफ से राशन आ रहा है, लोगों को लगता है कि ये तो बिल्कुल बेकार है, ये इसमें कुछ वो नहीं है, हम तो अपने खेत का ही अपने घर का ही खाएंगे। तो इस राशन को अब मुझे 2 रुपए किलो मिला या मुझे फ्री में मिला, तो इसको मैंने बेच करके 15 रुपए किलो के हिसाब से या जो भी इसकी कीमत लगाई गई उसको करते हुए फिर मैंने पूछा कि ये अच्छा ये ले जाके करते क्या है। उन्होंने कहा ये कुरकुरे और बाकी जो नमकीन और इस तरह की जो चीजें हैं इसमें ये इसका उपयोग हो रहा है। तो योजना अपनी तरफ से बहुत अच्छी, लेकिन उसके क्रियान्वयन करने में लोगों का भी अपना ना उसकी रुचि ना उसका उसको वो आय का साधन बनाते हुए, और व्यापारी को क्या हुआ कि जिसने उसकी नमकीन या कुछ और चीज बनाई उसको सस्ते दाम में वो चीज उपलब्ध हो गई, और हो सकता है कि वो वापस उसी गांव में आकर के उसकी बुकरी हो रही हो, उसकी पैकिंग अच्छी बन गई हो और उसको बच्चे वहां पर खा रहे हैं। तो ऐसी इस योजना का मट्टी पलीत जिसको कहते हैं वहां पर कई जगह पर देखने को मिलता है। इस योजना का ये जो भोजन की फ्री भोजन की योजना है, पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में रघुवीर रावत बहुत बता रहे थे। तो जहां पर लोग पहले श्रम करके, क्योंकि एक खाने के लिए तो कम से कम उनको उगाना था, अब उन्होंने कहा अब तो राशन हमें फ्री में मिल ही रहा है या सस्ते रेट में मिल रहा है, तो फिर हमें उगाने की भी जरूरत नहीं है। कौन मेहनत करे, कौन परेशानी से जूझे। वैसे ही हमारी खेतों में जोत कम है और जानवरों का भी नुकसान है, पानी की भी समस्या है और भी मेहनत वाला जो काम है। तो ऐसा करते हुए भी तो हम, जब मैं पहले भी बता रहा था कि हमें किसी समस्या का समाधान ढूंढते हैं लेकिन उससे नई समस्याओं को जन्म होता है। तो हमें एक जब भी कार्य करने की जरूरत पड़ती है, मेरा ये मानना है कि हमें सामूहिक रूप से अपने क्षेत्र में जहाँ पर हम जो चीज हमारे प्रभाव में है, अब ये सरकार की बात कहेंगे तो सरकार के प्रभाव में पूरा है, लेकिन वो पूर्ण रूप से उनके प्रभाव में नहीं है। लेकिन अब हमारे प्रभाव में जो चीज है, कम से कम उससे तो हम शुरुआत करके अपने आसपास का जो एरिया है या अपने आसपास की जो जहाँ पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, वहां पर हम सकारात्मक रूप से उसका एक पॉजिटिव आउटपुट दे सकें। अभी मैंने शायद कल या परसों एक गांव का एक वीडियो शेयर किया हुआ था, जिसको कुछ देखा भी था आप लोगों ने। वो ये था कि हम रात के 7 से 8:30 बजे तक उस गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि हम मोबाइल फोन, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम को बिल्कुल ब्लैकआउट कर देंगे। मतलब उसमें हम कुछ भी कार्य नहीं करेंगे, उसके हम जो अन्य चीजें हैं उसको हम करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि जैसा उस वीडियो में भी दिखाया गया था, वहां पर उस गांव के लोगों को बड़ा एक सकारात्मक प्रभाव उसका दिखाई दिया, बच्चों की शिक्षा में, घर के कामों में, लोगों के आसपास की चर्चा में। जो लोग अभी टीवी देखते थे वो शायद आपस में बातचीत कर रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा डिजिटल डिटॉक्स, मतलब कि जो चीज बहुत ज्यादा हो गई है, सब कुछ हमारा इस तकनीक के माध्यम से हो गया है, तो उसमें भी हमें उससे बचने की जरूरत है। वो इसी तरह से है जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज अगर अच्छी चीज भी ज्यादा मात्रा में हो तब भी उसका नुकसान हो सकता है। ये उदाहरण के लिए हम खेत में ज्यादा खाद अगर डाल दें, जैविक खाद भी ज्यादा डाल दें, गोबर ज्यादा डाल देंगे, तो उसका भी कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो मात्रा ज्यादा हो गई, आपकी अच्छी चीज ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, आपकी क्षमता से ज्यादा हो गई। तो इस तरह से भी हमें सोचने की जरूरत है। और बाकी जहाँ तक कि सरकार की योजनाएं का की बात है, हमने देखा कि योजनाएं अच्छी की, मैंने खुद क्रियान्वित की कई सारी योजनाएं, लेकिन ये भी देखा कि उससे अप्रत्याशित रूप से उसके नकारात्मक चीजें भी सामने आई। एक गांव पर हमने जहाँ पर पानी की समस्या नहीं थी, पानी की समस्या बहुत थी, पानी की एक पाइपलाइन थी और धीरे धीरे उसमें पानी आता था। घर में उस गांव में करीब 15-20 ही लोग परिवार ही रहते थे और एक कोने से दूसरे कोने तक कम से कम वो पाइपलाइन से पानी
पहुंच रहा था, लेकिन मात्रा बहुत कम थी, बहुत कम मात्रा में पानी पहुंचता था। मुश्किल से आधा घंटा रोज पानी आ रहा था, क्योंकि पानी की मात्रा भी कम थी। अब इसका समाधान ढूंढने के लिए क्या योजना बनी कि लोग अपने बरसाती पानी का उपयोग करें। बरसाती पानी जब भी होता है उसके लिए टंकी बना लें, तो कम से कम आपके पास पानी स्टोर रहेगा, आप उसका उपयोग करेंगे। कपड़े धोने के, बर्तन धोने के, इस तरह की चीजों में आप उपयोग कर लें। तो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बन गया, सरकार ने बनाया, सर के माध्यम से बना। लोगों ने भी इसमें अपना योगदान किया। जितने भी 15-20 मवासे थे, सबके घर में एक पानी की टंकी लगी। लेकिन उससे एक नई समस्या का जन्म ये हुआ कि जो शुरुआत के घर थे, उन्होंने अपनी उस पाइपलाइन जहां से पानी आ तो रहा था कम से कम, उसको उस टंकी के साथ जोड़ दिया। उसका प्रभाव ये रहा कि नीचे लास्ट कोने पर, जो लास्ट में जो मकान था, वहां तो पानी जो आधा घंटे पहले आता भी था, अब वो तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो अब इसकी ऐसी अब समस्या का समाधान सरकार क्या करेगी इसमें? ये तो गांव के लोगों की समस्या थी, गांव के लोगों की आपस में जो भाईचारा था, वो भाईचारा कहाँ चले गया? तो ऐसा करते हुए भी हमने देखा है कि कई बार हम समाधान सोचते हैं, अच्छी सोच रहती है, लेकिन उसका मिट्टी पलीत करने पर जो है वो गांववासी या वहाँ के जो समुदाय है, उसका भी अपनी एक जो समस्या है, उसको निजात पाने के लिए वो दूसरों के बारे में, वो अपने उसमें इतना ज्यादा उनका वो हो जाता है कि वो दूसरों की समस्या के प्रति उदासीन हो जाते हैं, उनकी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। तो ऐसा करते हुए मुझे लगता है कि जो जहां तक के संभव हो, जो काम हम स्वयं कर सकते हैं वहां पर जरूर अपना योगदान करना चाहिए। और जहां पर संभव योगदान करने की बातचीत है, वहां पर करने का भी प्रयास करना चाहिए। कुछ एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि ऐसे उदाहरण, इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ पर लोग इसका उपयोग, गलत उपयोग करते हुए, और हमारे बहुत सारे लोग, जो भारत हमारा विविधताओं का देश है, हम कहते हैं बहुत सारी विविधता है हमारे देश में, लेकिन इस विविधता के साथ विचार भी बहुत सारे हैं। विचार भी कई तरह के विचार है, कई तरह के, हमारा लोकतंत्र है तो यहाँ कई तरह की पार्टीज हैं, हर एक पार्टी की अपनी विचारधारा है। आपस में एक दूसरे के प्रति कंपटीशन भी है, एक दूसरे के प्रति शायद कभी कभी बैर भी हो जाता है। और बैर जब होता है तो फिर ये कोई अच्छी और बुराई के बीच में अंतर जो है वो छूट जाता है, ऐसा भी हम देखते हैं अपने जीवन में। तो इस प्रकार से ये योजनाओं का क्रियान्वयन बहुत ही यूनिफॉर्म तरीके से करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। जहाँ चीन और ऐसे राष्ट्र जहाँ पर वहां पर सब तरह की, मतलब कोई विकल्प नहीं है, जहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है नागरिक के लिए, तो वहां पर निश्चित रूप से हम किसी भी जगह पर कोई भी चीज को किसी भी तरीके से अपनी मर्जी के अनुसार, जो मर्जी कुछ चुनिंदा लोगों की होती है, वो उसका क्रियान्वयन करने में उनको आसानी होती है। लेकिन भारत के जैसे देश में, जहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएं पैरेलली चल रही हैं, वहां पर कैसे रहेगा, क्या होगा, इसके बारे में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी शरद वर्मा जी ने बताया कि हम एक जिले को कम से कम पूर्ण रूप से जैविक करें, उसके लिए एक सिस्टम बनाए, डीबीटी बनाए। लेकिन एक राष्ट्र में जहाँ पर इतनी सारी विविधताएं हैं, वहां पर क्रियान्वित करने पर किसी के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये चैलेंज कैसे पार होगा, इसके लिए हो सकता है कि आने वाले समय पर कोई रास्ता निकले। अभी तो वर्तमान में अभी जैसी व्यवस्थाएं हैं, उसमें तो बड़ा मुश्किल है कि किसी भी तरीके से एक ही तरीके से लोग काम करें। इस तरह से भी मतलब करने में बहुत सारी परेशानी। तो इस तरह से बहुत सारी हमारी बातें जो है वो सामने निकल के आती हैं इस देश में। तो पॉजिटिवली हम जो भी कर सकते हैं उसको करने का हम प्रयास करें, यही मुझे कहना है। और हमारी सोच बहुत अच्छी है, सबकी कुल मिलाकर के सोच बहुत अच्छी है। क्रियान्वयन पर हम फंस जाते हैं, उस क्रियान्वयन को कैसे सुधार किया जाए, उसके लिए मुझे लगता है कि शुरुआत हमें स्वयं भी करनी चाहिए। और जो भी ऐसी पॉजिटिव चीजें हैं उसको जहाँ सकारात्मक रूप से आगे बढ़ सकते हैं, वहां पर सरकार को सहयोग भी करना चाहिए। ऐसा करते हुए शायद हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। और जहाँ तक के विदेश की बात है, विदेश में जो कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर भूमि ज्यादा है, काम करने वाले कम हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी हैं जहाँ भूमि कम है, काम करने वाले ज्यादा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। वहां पर लोग उनकी उनकी उस देशों की तुलना
अगर हम अपने देश के साथ करते हैं तो शायद वहां पर उसके मुकाबले हम कह सकते हैं कि उनकी जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, हमारी जो अच्छी प्रैक्टिसेस हैं, उसके बीच में एक तालमेल हो सकता है। अन्यथा और जगह पर जहाँ बहुत ज्यादा जमीन है, सब कुछ मैकेनाइज्ड है, सब कुछ प्लान्ड तरीके से हो रहा है, क्योंकि स्केल बहुत बड़ा है, कई हजार एकड़ जमीन है, हेक्टेयर जमीन है, और निर्णय लेने वाले लोग जो है कम है, तो वहां पर अपनी व्यवस्थाएं दूसरी तरह की बनती हैं। लेकिन जहां पर हमारे देश में निर्णय लेने वाले लोग भी बहुत ज्यादा हैं और कम काम करने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है, जमीन भी बहुत ज्यादा तरीके से बिखरी हुई है, तो वहां पर जरा सी समस्याएं ज्यादा है, और उस समस्या का समाधान भी धीरे धीरे शायद हमें निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि अच्छी प्रैक्टिसेस क्या निकल के आती है, कहाँ से निकल के आती हैं, और उसी से हम सीख सकते हैं। इतना कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार और प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय सर जी पवन सर जी। ये आप जी, मैं थोड़ा बात करूं इस बारे में। जी 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 राहुल जी। जी, मैं जैसे अभी वो जो 6,000 रुपये मिलता है ना सालाना किसान को, या जो सपोर्ट दिया जा रहा है, उसी की बात करूं तो योजना ठीक है, सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी मतलब कितना परसेंट सही जा रहा है? क्योंकि मैंने देखा है कि लोग तो शहरों में रह रहे हैं, अपनी नौकरी-वोकरी कर रहे हैं, लेकिन ज़मीन तो उनके नाम है गाँव में। क्योंकि हमारा जो है, खेती तो एक संस्कृति रही है, लगभग सब किसान हैं। अभी भी 70% किसान हैं, अगर हम भूमि जोत के हिसाब से देखें, भले ही कम-ज़्यादा हो। लेकिन कर कितना रहे हैं, ये मतलब आंकड़ा एकदम क्लियर नहीं होता है। हम क्योंकि हमारा जो सिस्टम है कि हमारे पास कितने लोग खेती से जुड़े हुए हैं, वो इस बेस पे है कि कितने के नाम एग्रीकल्चर लैंड है। अब वो एग्रीकल्चर लैंड उसके नाम है और वो रह रहा है कहीं शहर में, अच्छी नौकरी कर रहा है, लेकिन वो 6,000 रुपये भी ले रहा है। ये स्थिति है, मतलब योजना तो अच्छी है, लेकिन अब देखो किसको उसका फ़ायदा मिल रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करेंगे कल कि भाई जो आपकी जोत है, उस हिसाब से आपको सब्सिडी जो सरकार दे रही है केमिकल पे, हम डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसान को देंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस खेती पे लगा, वो उस होल्डिंग्स पे लग रहा है जो उसके नाम है और वो उसके खाते में जा रहा है। तो ये भी एक इश्यू है, जो महत्वपूर्ण है। इसको किस तरह से सॉल्व किया जाए, और जो मैं कह रहा हूँ कि सामूहिक खेती करेंगे या कम्युनिटी फार्मिंग करेंगे, तो सरकार इस तरह से मतलब इसमें, या इस तरह से इसमें व्यवस्था हो कि वास्तव में फार्मिंग हो रही है और उसको तब सब्सिडी जा रही है। तो इसके भी मतलब ये चैलेंजेज हैं जो जो भविष्य में सॉल्व होने चाहिए, और ये निश्चित से अच्छा सुझाव होगा कि भाई डीबीटी के माध्यम से जो भी सब्सिडी सरकार एग्रीकल्चर में दे रही है, उसको लैंड वाइज, एरिया वाइज डिवाइड करके, और जब कोई सामूहिक खेती हो रही है तो फिर उसमें ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमने 50 हेक्टेयर हम सामूहिक खेती कर रहे हैं, तो एक साथ उस सामूहिक खेती में अगर वो एफपीओ है या कुछ भी है या कम्युनिटी है या फेडरेशन है, उसी को वो सारी सब्सिडी जाए, बशर्ते कि एक व्यक्ति विशेष को जिसके नाम से जमीन है। तो ये भी मतलब प्रावधान इसमें हो तो तभी मतलब कुछ, क्योंकि दिक्कतें तो हर जगह आएँगी, लेकिन वो पैसा सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, तो मेरा यही कहना था कि इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, अगर उसको थोड़ा-सा उसमें सोचा जाए और सुधार किया जाए। जी, धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण बात सर। वही बात आ रही है जो आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है कि नीति बनाने में कोई दिक्कत नहीं, नीति तो सरकार बनाती है, अच्छी बनाती है, सही बात है, लेकिन क्रियान्वयन करने में बड़ी दिक्कत है। उनकी जो सोच, जो संस्थाएं क्रियान्वयन कर रही हैं वो खराब कर रही हैं। जो जैसे सम्मान निधि है, अच्छी बात है, ये भारत सरकार ने 6,000 रुपये दिए और प्रदेश सरकार ने हमारे 10,000 रुपये मैंने 4,000 रुपये दिए, यानी एक किसान को 10,000 रुपया पर साल मिलता है। लेकिन किन को मिलता है? उनके एक एक प्लॉट उनके नाम है, चाहे अगर किसी के पास 1 डिसमिल भी जमीन है उसको सम्मान निधि दी जा रही है, जबकि उनके प्लॉट डले हैं, वो शहर में रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। ये बात जो आपने कही है, इसका निर्धारण कौन कर सकता है? कौन संस्थान सरकार की मदद कर सकता है
यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अभी जो हमारे यहाँ जैसे मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना चलाई है, मतलब एक परिवार में 3-3 4-4 बहनें हैं जिनको हर साल जो है 12,000 रुपए मिलेंगे। तो एक परिवार में लगभग 1, 1.5 और 2 लाख रुपए तक एक परिवार को सरकार देने की योजना है। वो डीबीटी के माध्यम से अगर एक परिवार में 1 लाख रुपए एक साल का जाता है, तो उस पे ये निर्धारित कर दिया जाए कि ये प्राकृतिक जैविक खेती करें और वो उस किसान के खाते में ये डाला जाए। और इसका जो है चयन है कि जो जिनके पास नौकरी कर रहे हैं, जो शहर में रह रहे हैं, खेती कर ही नहीं रहे हैं, उनको किसान ना माना जाए। जो पहली हमारी बात आई थी कि किसान का चयन जो संस्थान करते हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। अशोक जी ने भी कहा है कि जो पंजाब और बड़े शहरों में जो खेती करते हैं और बड़े बड़े यूनिटी बना के रहते हैं एफपीओ के नाम पर, सरकार का पूरा धन ले रहे हैं और सही किसान जो छोटे किसान है बेचारे, उनको ये लाभ नहीं मिल पाता है। इस विषय पर इसका चयन संस्थान करेगी और पतंजलि एक ऐसा माध्यम है। हम चाहेंगे कि आदरणीय पवन कुमार जी के नेतृत्व में हम सब किसान, चाहे पूरे भारत के, हम विभिन्न राज्यों से किसान जुड़े हुए हैं, हम किसान अपने स्तर पर मांग करेंगे और हम प्रस्ताव रखेंगे कि सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारे संस्थान एक चयनित संस्थान है, कुछ नाम आ जाएं जिनकी विचारधारा ठीक है, जिनके संस्थापक और संचालक की विचारधारा राष्ट्रवादी है, जो देश के हित में काम कर रहे हैं, ऐसे संस्थानों को हमारे किसानों की योजनाओं का काम सौंपा जाए ताकि हमारे धरातल पे सही उनका क्रियान्वयन हो सके। क्रियान्वयन पे हमें ध्यान देना है। आदरणीय बने सिंह जी, हमारे आदरणीय पवन जी ने हैंड रेज किया है, मैं चाहूंगा कि उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो। जी, ये बहुत अच्छी अभी चर्चा जो चली थी ये किसान सम्मान निधि की, इसका जब हमने सर्वे कराया था हरिद्वार जनपद में और 2-3 और जनपद में भी जब इसका सर्वे हुआ, पूरे जिले का एक असेसमेंट पतंजलि के द्वारा पिछले वर्ष किया गया था, उसकी रिपोर्ट भी सरकार को दी गई थी। तो उसमें पता लगा कि योजना बहुत अच्छी है, लेकिन जो उसमें फर्जीपना था उसका प्रतिशत बहुत हाई था। अब बहुत हाई का मतलब ये था कि करीब 50%, मैं एग्जैक्ट डेटा तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 50-60% ही डेटा उसका सही था, मतलब पात्र व्यक्ति को मिल पा रहा था। और ये सत्यापन का जो कार्य था ये जिला प्रशासन के साथ मिलकर के हमारे द्वारा किया गया। तो इसमें इस तरह की बहुत ही मतलब वो चीजें सामने निकल के आई है, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ है कि पूरे भारतवर्ष में ये जो किसान सम्मान निधि का पुनः एक बार, पिछले वर्ष में आपने देखा होगा कई जगह पर, सब जगह पर इसका फिर से रिवीजन हुआ, फिर से केवाईसी कराई गई और इससे उसका प्रतिशत में अब काफी कमी आ गई। तो क्रियान्वयन सरकार की मंशा बहुत अच्छी थी, लेकिन जब उसका क्रियान्वयन किया गया और जब उसका हुआ तो पता लगा बहुत से अपात्र व्यक्ति भी, जिनकी ना कोई जमीन ना कोई कुछ, वो भी पात्र बन गए और उसमें योजना का हिस्सा बन। तो ऐसे करते हुए अब ये देखिए ये कार्य, ये सत्यापन का कार्य अगर किसी ये जिला प्रशासन ने लग करके, डीएम से लेकर के सीडीओ से लेकर के बाकी सब लोगों ने लग करके जब ये काम किया, तब जा करके ये पता लगा इतनी उसकी, और उसके रिटन रिकॉर्ड फिर लिख करके, क्योंकि इस तरह से थी वो, फिर आगे सरकार को दे दी गई और साथ मिलकर के इस तरह से काम किया गया। अब ये अब ये क्रियान्वयन का जो कार्य है, यहीं पर ही मुझे लगता है कि परेशानी यहीं पर ही है, क्योंकि जो जो लोग काम करने वाले हैं वही उसी का हिस्सा बन जाते हैं कि वो किसी भी योजना को उसको ठीक से नहीं चलने दें, और उस तरह से उसमें कई तरह की अड़चनें उसमें तैयार हो जाती हैं। तो ये बस मैं उदाहरण उसका मैं बता रहा था। तो लेकिन मुझे लगता है कि जब तक के नीचे के स्तर से इस चीज पर कार्य नहीं होता है, तो अकेला सरकार या कोई विभाग अकेले अपने आप को नहीं कर सकता है। तो निश्चित रूप से एक पार्टनरशिप के रूप में कहें, और इस तरह से आगे काम करने की जरूरत है। सभी को नमस्कार। ये वही बात सामने आई है सर, जो आपने स्पष्ट ही कर दिया है, जो सदन लगातार मांग कर रहा है कि क्रियान्वयन सही संस्था के रूप में हो। अगर पतंजलि के रूप में हाथ में अगर हरिद्वार का आपके नेतृत्व में ये उसका सर्वे हुआ है तो उसका सही रिजल्ट पहुंचा है। अब सरकार को यही चाहिए कि पूरे देश भर में इसका सही क्रियान्वयन हो और सही किसान के हाथ पास उसका जो है लाभ मिले। और क्योंकि बजट एक निर्धारित होता है और जो बड़े अपात्र लोगों के पास पहुंच जाता है और सही पात्र हितग्राही का हक छिन जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा
कि इस ओर हम सबको मार्गदर्शन आपका मिले और हम सब किसान भाई, पूरे देश के किसान भाई विभिन्न राज्यों से हम लोग ये मांग करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा पैसा है, हमारी सरकार है, तो हमारे किसानों के पास हमारा हक हमको मिलना चाहिए। ऐसा हम लोग काम करेंगे। आदरणीय बने सिंह आरजी, आप अपना सुझाव रखें। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसे कि आज विषय चल रहा है विदेशी खेती और हमारे भारत की खेती के ऊपर। हमारे भारत की खेती को बर्बाद करने का मेन उद्देश्य ही था कि गौशालाएं खोली जाए देश के अंदर और बूचड़खाने चालू किया जाए। सरकार से हम पुनः मांग करें कि रासायनिक खेती पे जो सब्सिडी देने वाले हैं वो रासायनिक उत्पाद उद्योग को ना देते हुए सीधे किसानों को खेत खातों में दे। उससे किसान चाहे वो रासायनिक खाद खरीदेगा या जैविक खरीदेगा, वो किसान के ऊपर डिपेंड होगा। साथ में देश के अंदर जो गौशालाएं बनी हुई है, गौशाला में इतना अंधाधुंध अनुदान और पैसे बर्बाद हो रहा है देश का कि यदि गौ माता का देश के अंदर आधार कार्ड बनाया जाए और आधार कार्ड के हिसाब से सीधी सीधी सब्सिडी किसानों को दी जाए तो सरकार का आधा पैसे में ही गौ भी सुरक्षित हो सकती है और गौशालाओं में जो अंधाधुंध भ्रष्टाचार चल रहा वो भी समाप्त हो सकता है देश के अंदर। क्योंकि वास्तविक में जो गोपालन कर रहे हैं, जो गोपालन किसान है, वहां तक तो कोई योजना नहीं पहुंच रही है। अभी मध्य प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 30 लाख रुपए लागत की गौशालाएं खुली हैं और उसी ग्राम पंचायत में गायें सब आवारा घूम रहे, गौशाला में केवल गौशाला खाली पड़ी है। वो सरकार का पैसा सब व्यर्थ गया और वो किसान इधर उधर डंडा मारते गौशाला गौ माता रोड पर घूम रही है। उसके साथ में जैसे देश के अंदर एक और मध्याह्न भोजन चल रहा है, वहां पर हमारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल खराब होने की दुर्दशा यह है कि शिक्षा तो जाए बाढ़ में, पर हमारे बच्चों का भोजन भी बहुत घटिया किस्म के भोजन मध्याह्न भोजन के माध्यम से कराया जा रहा है। उनको घटिया सामग्री ला करके वहाँ का जो जैसे प्रधान अध्यापक होता है, कोई शिक्षक होता है, कोई मास्टर होता है, वो अगर कोई थोड़ा बहुत बोलता भी सही तो उसको जो मध्याह्न भोजन बनाने वाला है व्यक्ति बोल के डरा देता है कि मैं तेरा ट्रांसफर करा दूंगा, मैं तेरा करा दूंगा, तू चुप बेटा रहे, जो मैं दे रहा हूँ तो तुझे बांटना है बस। तो हमारे बच्चों का भविष्य तो स्कूलों से ही खराब होने का सिलसिला चालू कर दिया देश के अंदर सरकार ने। तो क्यों ना हम इसके ऊपर खिलाफ आवाज उठाए कि हमें अगर बच्चे को भोजन कराना ही है आपको, तो एक दिन में बच्चे का भोजन के नाम से कितना पैसा आता है, 20 रुपये 15 रुपये, वो बच्चों को खाते में डाल दिया जाए। तो बच्चे के माता पिता कोई ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चों को गलत भोजन कराऊं मैं। आत्मनिर्भरता हर आदमी अपने बच्चों को सुरक्षित रखना चाहता है, वो माता पिता के माध्यम से भोजन करेगा तो वो सुरक्षित होगा। मध्याह्न भोजन में इतना घटिया काम चल रहा है देश के अंदर, इतना घटिया काम चल रहा है कि हम तुलना भी नहीं कर सकते हैं। अभी राजस्थान में एक सर्वे के मुताबिक वहां पर एक सर्वे निकला था, 15 साल से कम कम उम्र के 40,000 बच्चे कैंसर के पेशेंट पाए गए हैं, जिसमें लीवर कैंसर पाया गया है। ये अभी अभी की रिपोर्ट है 15 दिन पहले की। ये स्थिति पूरे भारतवर्ष की है, तो क्या हम सुरक्षित है देश के अंदर? क्या हमारी सरकार सुरक्षित कर पाएगी जनमानव को? क्या हम स्वयं सुरक्षित हो सकेंगे? क्या हमारा भविष्य सुरक्षित है आगे चल करके? इस सभी 2-3 जो पहलू है मेन मुद्दे पर, इनको ऊपर ध्यान रख करके हमको सरकार के साथ में आवाज उठानी चाहिए, या फिर प्रत्येक जिले में प्रत्येक देश के अंदर हमको एक ज्ञापन देना चाहिए कलेक्टर को इन 3 चीजों के ऊपर, गाय के ऊपर, बच्चे को मध्याह्न भोजन के ऊपर और रासायनिक सब्सिडी के ऊपर। तो उसमें भी सरकार की आंखें खुलेगी और बदलाव आएगा। जी ओम, धन्यवाद सभी को। जी धन्यवाद आदरणीय बने सिंह जी, आपने अपना गाय और मध्याह्न भोजन और खाद की सब्सिडी आदि पर जो अपना सुझाव दिया है सदन को, सदन ने सुना। महत्वपूर्ण सुझाव है आपके। आदरणीय कल्पना जी सादर आमंत्रित हैं, आप भी अपना सुझाव रखें। जी आप अनम्यूट कर लें, आदरणीय कल्पना जी। सदन को प्रणाम। ओम जी, मैं सुन नहीं पाई पूरा, लेकिन अभी जो चूंकि मैं शिक्षा विभाग से हूँ तो मध्याह्न भोजन का मैंने थोड़ा सा सुना भैया जी का, तो मैं उसके ऊपर टिप्पणी करना चाहूंगी कि मध्याह्न भोजन हो सकता है कि सारे लोगों के लिए उतना उचित ना हो, लेकिन कुछ वर्ग ऐसा है कि जो उनको मध्याह्न भोजन की बिल्कुल आवश्यकता है। क्योंकि जो रिच फैमिली के होते हैं वो तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं या गवर्नमेंट में पढ़ाते भी है तो अपना टिफिन लेके जाते हैं, लेकिन कुछ वर्ग है जो कमाने चले जाते हैं और अपने बूढ़े मम्मी पापा के पास या दादा दादी के पास रहते हैं
और वो नाना नानी के पास रहते, तो उनको भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन की वजह से वो बाहर भटकते नहीं और स्कूल आते हैं। कई बच्चे हमने देखे हैं 60-70% बच्चों की को नीड होती है। तो गवर्नमेंट ऐसे तबके को देखता है कि मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अंदर से मैं समझ पा रही हूँ उस चीज को कि वो इसलिए नहीं देती कि वो ज्यादा जो अच्छा वर्ग है उसके लिए नहीं, जो निचले तबके का वर्ग है जिसको नीड है उनके लिए काम कर रही है ना। वो ऐसे नहीं कि सारे लोगों के लिए काम कर रही, जो है अपना स्टेबल है वो तो अपने लिए खुद के लिए कर रहा है, जो नहीं कर पा रहा है, जो बच्चे भटके हुए हैं परेशान है उनके लिए। तो ये जो मध्याह्न भोजन का है ना, तो उसका टेस्ट भी लिया जाता है। पहले टीचर भी भोजन करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हम भी जाते विजिट जाते तो पहले भोजन करते हैं और बहुत अच्छा होता है। और जहाँ कंप्लेंट भी करते हैं, अभी तो 108 पे सीधा कंप्लेंट कर लेते हैं ना, वो डायल करते। पेरेंट्स लोग इतने जागरूक है अभी कि जरा भी गड़बड़ी मिली या जरा इल्ली मिली या कचरा कुछ भी मिला तो सीधा वो डायल कर देते हैं और कंप्लेंट आती है और उसको सॉल्व करना होता है। तो वो टीचर भी उसके लिए जिम्मेदार होता है, जो भोजन बनाने वाले होते हैं वो भी जिम्मेदार होते हैं और पूरी टीम जिम्मेदार होती है और कलेक्टर उसको सॉल्व करते हैं। तो ये भोजन के लिए तो मैं चाहूंगी कि वो बहुत मतलब है अच्छा है और उसमें गुणवत्ता पूर्ण करने की जरूरत होगी भले ही, लेकिन है। बस इतने ही बोल के अपने शब्दों को विराम दूं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है आदरणीय कल्पना जी। क्या है कि मध्याह्न, जैसा बने सिंह जी ने कहा, उनकी बात भी सही है। कहीं कहीं ऐसा है जहां सामंतशाही तरीके के जो मध्याह्न भोजन संचालित कर रहे हैं, जो शिक्षा विभाग को टीचरों को दबाते हैं। और लेकिन अधिकतर जो ट्राइबल एरिया है, ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां बच्चों को भोजन की अति आवश्यकता है और बच्चे भोजन बड़े चाव के साथ, बड़े लगन के साथ करते हैं और उसमें स्कूल भी आते हैं। यह बात सही है। हाँ, मॉनिटरिंग इसका भी, जैसे गौशालाओं का संचालन बने सिंह जी ने कहा नहीं हो रहा है। गौशालाओं का संचालन शीघ्र मैं आज सदन को बताना चाहता हूं, यह प्रस्ताव पहुंच गया है केंद्र सरकार में। गौशालाओं का संचालन अब जो है संस्थाएं करेंगी। जो आने वाला लगभग अभी 2-4 इसी महीने में इसकी घोषणा होने वाली है। बिल्कुल ये आप हम जो चर्चा कर रहे हैं ये सरकार तक पहुंच रही है बात। गौशालाओं का संचालन अब ठीक होगा, प्रयास किया जाएगा कि अब बदल दिया जाएगा। दूसरा, मध्याह्न भोजन का जो मॉनिटरिंग है, इसकी भी किसी संस्थान को इसकी जिम्मेवारी मिलना चाहिए, सामाजिक संस्थानों को, ताकि मध्याह्न भोजन ठीक चल रहा है लेकिन कहीं कहीं ठीक नहीं चल रहा है, उन बच्चों का बंद नहीं किया जा सकता है, उसको ठीक करना चाहिए, उसको बच्चों का उनका भोजन अच्छा मिलना चाहिए। वैसे इसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने 60% बच्चों का भोजन देना कर दिया है। अब आप बच्चे 90 और 80% आते हैं, तुम 60% का पैसे दोगे, अनाज दोगे, तो कैसे उसमें पूरा हो पाएगा? यह भी बात विचारणीय है। इसलिए जो है इस पर भी सुधार करने की जरूरत है। आदरणीय मनीष जी सौरी जी सदन में उपस्थित हैं, उनका अध्यक्षता किया है उन्होंने, वो सादर आमंत्रित हैं, वो आए और मार्गदर्शन दें। आदरणीय मनीष सोनी जी, अनम्यूट कर लें आप म्यूट हैं जी। हेलो जी बोलिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है मनीष जी। सदन को मेरा सादर प्रणाम। और मैं एक बात कहना चाह रहा था, सदन से निवेदन भी कर रहा हूं कि जैविक कृषि और प्राकृतिक कृषि पे बात हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं और गो पालन के लिए भी लोगों के विचार हमने सुने, कई महानुभाव ने भी अपने विचार शेयर करे, लेकिन जो संचालन की बात आती है, संचालन के लिए मैं आदरणीय यादव जी भाई साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि भाई साहब, गो संवर्धन बोर्ड जो सभी प्रदेशों में बनाया गया है उसमें हजारों करोड़ का बजट आता है, तो उस बजट को जैसे कुछ जिन्हें अनुभव नहीं है उस टाइप के लोग भी वहां पर बैठे हुए हैं कि पैसे को कहाँ खर्च किया जाए, किस तरीके से उसे गायों के संवर्धन में लगाया जाए, वो उनको नहीं पता होता। तो अगर जैसे पतंजलि के हमारे कुछ सदस्य हैं या जो हमारे भाई लोग हैं, अगर आप उन्हें गो संवर्धन बोर्ड में हर जिले से 2 कम से कम सदस्य वहां पे अगर मनोनीत कराएं तो मेरा मानना है कि गौशाला का संचालन ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि हमारे साथ जितने भी भाई लोग जुड़े वो कहीं ना कहीं प्रकृति प्रेमी हैं और गायों के हित में तो बहुत ज्यादा ही सोचते हैं।
तो ऐसा मेरा मानना है कि हमारे पतंजलि से भी कम से कम 2 सदस्य तो सर हर प्रदेश से 2 सदस्य गो संवर्धन बोर्ड में सर जाना ही चाहिए। अगर ऐसा होता है सर तो मेरा मानना है कि बहुत अच्छा संचालन होगा, गाय संवर्धन होगा, गाय बचेगी, देश बचेगा। जी ओम। बहुत सुंदर सुझाव है आपका। यही सुझाव निकल के आ रहे हैं, जो बहुमूल्य सुझाव निकल के आ रहे हैं। हमारे दिनेश आदरणीय मनीष जी गौ सेवक हैं, उन्होंने जो सुझाव दिया है कि जो गौ संवर्धन बोर्ड की जो समितियां हैं उसमें पतंजलि किसान सेवा समिति, पतंजलि के व्यक्ति रहेंगे क्योंकि उनकी विचारधारा गौ सेवा की है और वो कर ही रहे हैं। ऐसे किसानों को जरूर उसमें सहभागी बनाया जाए। आपका जो सुझाव है ये निश्चित है उचित माध्यम से ये पहुंचाया जाएगा। प्रभारी और महोदय, हमारे प्रभारी महोदय जी, जैसे हमारे क्षेत्र का जो गो अभ्यारण्य, वहाँ आपको भ्रमण कराने के लिए ले गया था मैं। वो गो अभ्यारण्य भी पथमेड़ा ट्रस्ट में चला गया मात्र 3 महीने से। तो 3 महीने से इतना बदलाव आ गया कि वहाँ की गायें भी ताकतवर होने लगी है, वहाँ का वातावरण बदल चुका है पूरा, और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से। वहाँ पे गेट पर एक गार्ड बिठा रखा है, बिना अनुमति के कोई आना जाना प्रवेश निषेध है। मजदूर भी वहीं रहेंगे। समय पर 8 बजे मजदूर का नाश्ता होता है। जैसे पूरी अपनी योग क्लास चलती है, ऐसे गाय का ट्रीटमेंट होता है पूरा सुरक्षित तरीके से। तो किसी संचालन अगर सही साट होगा तो पूरा विकास होगा, नहीं तो पहले सरकार के भरोसे वहां रोज गाय मर रही थी गो अभ्यारण्य के अंदर। जी बहुत सुंदर जानकारी दी है आपने। ये परिवर्तन संचालन का परिवर्तन आ गया ना वहां पे बने सिंह जी? जी। तो आपको याद है, चूंकि मैं एक बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, गर्व की बात कर रहे हैं कि आपका उसका श्रेय आपको देता हूं मैं। अगर परिवर्तन हुआ है तो इस श्रेय मैं बने सिंह जी को देता हूं। बने सिंह जी मुझे वहां ले गए थे और वहां पे हमने आपने देखा था कि एक व्यक्ति था वहां पे, जबकि वहां 72 व्यक्ति कर्मचारी वहां लगे थे उसका प्राइवेट कंपनी के। याद है आपको? अपन जी ने जी उससे पूछा था कि यहाँ कितने लोग हैं, उन्होंने कहा था 72 व्यक्ति काम करते हैं, लेकिन आपको वहां 72 व्यक्ति नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति दिखा था। याद है? जी जी दूसरा वहां अपन ने जो देखा था कि गाय पूरे गौशाला में भूसा का एक भी ट्रॉली भूसा नहीं था वहां पे। जी 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 ये अपन ने लाइव भी चलाया था, ट्विटर भी किया था, सरकार को जी उचित माध्यम से हमने जानकारी भी दी थी। और आज मुझे आपने जानकारी दी, बहुत प्रसन्नता हो रही है उन गौ माताओं की संचालन की, जो बदल गई है व्यवस्था। यही मैं कहता हूं कि अपन को मालूम नहीं होता है, लेकिन अपन को इस माध्यम से अगर बात पहुंचाते हैं, सरकार उस पर ध्यान दे रही है। सरकार की सोच बहुत अच्छी है, परंतु हम जो अपना संदेश है, जो हमारा माध्यम है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि हम कह तो देते हैं, यहाँ शिकायत करते हैं, लेकिन उचित तरीके से हम वहां लिखित में कोई भी एक सुझाव नहीं देते हैं। सरकार पूरा आपकी बात सुनने को तैयार है, आप लिखित में अपने स्तर से दीजिए। जैसा हमारी कल्पना जी ने कहा है कि मध्याह्न भोजन में गलती हो रही है तो आप कंप्लेंट करिए, उस पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा हो भी रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ चर्चा करके और बात दूर हो जाते हैं और कह देते हैं कि मैंने तो ऐसा किया था, मैंने ऐसा कहा। ऐसा नहीं हो रहा। आप लिखित करिए, लिखित में दीजिए और उचित माध्यम से आप जानकारी दीजिए। हर योजना में क्रियान्वयन में परिवर्तन करेगी ये सरकार केंद्र में। और हमारे मध्य प्रदेश में जो सरकार बैठी है, उनकी मंशा बिल्कुल आप जैसी है, परंतु उन्हें सुझाव दीजिए। उनको बहुत काम है, बहुत व्यस्त है वो, तो आप अपना सुझाव देते रहिए। अभी अभ्यारण्य के अंदर प्रत्येक महीने की पूर्णिमा के दिन वहां पर गौ कथा का आयोजन होता है, और जिले के जितने नेता है, जितने कर्मचारी, सबको वहां पे आह्वान किया जाता है कि आप गौ तीर्थ में आइए, गौ माता की सेवा करिए और गौ माता का लाभ लीजिए। तो इतना बदलाव आ गया वहां पर, इतना कि बड़े बड़े व्यापारी लोग सब हर पूर्णिमा को गौ कथा सुनने जाते हैं और गो गुड़ ले जाते हैं। कोई क्या लेके जा रहा, कोई क्या लेके जा रहा, बिल्कुल अलग नजारा बदलने लगा वहां का। अरे बहुत अच्छा लगा, आज मुझे जानकारी मिली है। आज उसके बारे में टोटल सारी चीज लिखकर मुझे दीजिए, मैं सरकार को अब धन्यवाद दूंगा। और अन्य गौशालाओं में जो जहाँ ऐसी संचालन, यही तो है। अब इससे जो है हम शिक्षा लेंगे कि क्योंकि अब नीति बन गई है। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने अपने मध्य प्रदेश में तो ऐसा दिया है कि गौशालाओं का संचालन जो अभी चल रहा था उसको तुरंत चेंज करने वाले ही हैं। वैसे आने वाला समय है, बजट भी इसमें ज्यादा बढ़ रहा है गौशालाओं के, इसमें वो भी आने वाला है। ये भी आपको मैं बता दूं, चूंकि बात हो गई है मेरी, तो मैं चाहूंगा कि इसके जो अपनी गौशाला है उसके पूरे बार लिख के उसका परिवर्तन क्या हो रहा है, कैसा संचालन हो रहा है, जैसे पूर्णिमा की और ये सब आने वाले लोग हैं, ताकि अन्य गौशालाओं पे ऐसा हो सके, ये भी बताने का कष्ट करेंगे आप मुझे। ये अभी चूंकि आज सदन में नहीं, लेकिन लिख के हमें जरूर दे दें आप, ताकि हम सरकार का धन्यवाद दें और गौ संवर्धन बोर्ड को भेज दें कि ऐसा हमको करना है, ताकि आने वाले समय में ऐसे निर्देश भी जारी हो जाए। जी जी जी, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। चलिए, यही तो है, कहीं ना कहीं हमारे प्रयास, हल्के हल्के प्रयास बहुत काम कर जाते हैं।
और ऐसा हो भी रहा है। जी धन्यवाद। और आज हमारे लगभग समय अपनी सीमा पर पहुंच गया है। किसी का विशेष अगर कोई सुझाव हो तो सदन में अनम्यूट करके अपनी बात रखें और फिर हम समापन की ओर चलेंगे। किसी भी सदस्य का, भाई बहन का अगर कोई सुझाव हो तो सादर आमंत्रित। जी आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, सादर आमंत्रित। धन्यवाद मुनीलाल जी। अभी समय लगभग हो गया है, लेकिन जहाँ पे बात हमेशा रुकती है बस उस बिंदु पे मैं ध्यान दूंगा। हमेशा यही कहा जाता है कि किसान संगठित होने चाहिए, उन्होंने संगठित होकर बड़े बड़े समूह बनाने चाहिए और फिर उसका जो कच्चा माल है, कच्चे माल को पक्के माल में उत्पादित करना चाहिए, तभी किसानों की समस्याएं छूट जाएंगी। यस बिंदु पे बात आके रुक जाती है। मैं इसी बिंदु पे बात रखना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में कॉटन पर कपास उत्पादक और गन्ना उत्पादक के कई फैक्ट्रियां हैं। 200 से ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज है जिसमें 5-5, 6-6 हजार किसान है, और कॉटन फैक्ट्रीज है जिसमें भी 5-5, 10 हजार किसान उत्पादक है। मतलब समूह भी बन गया, संगठित भी है और कच्चे माल से पक्का माल भी बन गया है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यह है, मैं एक शुगर फैक्ट्री का एडवाइजरी डायरेक्टर 5 साल तक था, जो अभी नितिन जी ने लिया है महात्मा शुगर फैक्ट्री करके। वहां पे मैं 5 साल और खुद उत्पादक भी था और एडवाइजरी डायरेक्टर भी था। जो हमने देखा है कि किसानों से गन्ना लिया गया, प्रोसेस किया गया, उसकी शुगर बनाई गई, गोदाम में भरा दी गई, पक्का माल भी बन गया, और किसानों को पेमेंट देने को पैसा नहीं है। तो हमने बोला कि हमको ये शुगर बेचने दो। नहीं, आप शुगर नहीं बेच सकते। ये कौन बोलता है? ये बोलती है महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार। वही बात आती है कपास के बेल्स की। कपास की गाढ़ जो बनती है, कच्चे माल से पक्का माल तो बन गया, गाढ़ बन गई, लेकिन एक्सपोर्ट करने की बात आती है तो भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार रोक लगा देती है कि नहीं, ये बेचने को, क्योंकि व्यापारियों की जो लॉबी होती है, वो व्यापारियों की लॉबी उनपे प्रेशराइज करती है कि अगर आप ये कपास की गांठ अगर निर्यात करने दोगे तो निश्चित रूप से हमको ज्यादा महंगा कपास यहाँ पे लेना पड़ेगा। मैं ये सिर्फ चंद 2 उदाहरण देखे क्योंकि आज का समय खत्म हो गया है। मैं इसीलिए सिर्फ बात करता हूँ कि सिर्फ किसान के समूह बनाने से या कच्चा माल पक्का बनाने से बात नहीं होती है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी जो है, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है, इसमें जब तक बदलाव नहीं लाएंगे, और ये बदलाव लाना सिर्फ और सिर्फ, मैं 100% दावे के साथ में बोलता हूं कि ये सिर्फ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के ही हाथ में है। उनके नीतिगत निर्णय है, ये क्रियान्वयन की बात नहीं है। तो ये नीतिगत निर्णयों पे जब तक बदलाव नहीं आएंगे तब तक किसान की खस्ता हालत नहीं सुधर सकती। इस पर हम किसी भी एक्सपर्ट से बात करने को तैयार है। और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि किसानों की हालत सुधारना यह सिर्फ कृषि की बात नहीं है, कृषि नीति की बात नहीं है, यह अर्थनीति की बात है, यह प्लानिंग कमीशन की बात है, और एग्रीकल्चर, कॉमर्स या ट्रेड और प्लानिंग कमीशन, ये तीनों में बिल्कुल तालमेल नहीं है। मोदी सरकार के तीनों डिपार्टमेंट में भी आज तालमेल नहीं है। ये तीनों में यदि तालमेल जिस दिन हो जाएगा, उस दिन मोदी जी का सपना किसानों की इनकम बढ़ाने का यदि है तो निश्चित रूप से हो जाएगा। अंतिम एक बात जो मैं बार बार कल भी बोला था, आज बोल रहा हूँ, सिर्फ इनकम, जो उत्पादन बढ़ाने से किसानों की इनकम नहीं बढ़ती, बिल्कुल नहीं बढ़ती। किसान उत्पादन बढ़ाने से इनकम नहीं बढ़ती। इनकम बढ़ाने के लिए आर्थिक नीतियां जो है, वो आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन करना पड़ता। इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी है, और ये जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, वहां से वो जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज है उसको निकालने की बात है। इस पर बात होनी चाहिए, और यह नीतिगत निर्णय सिर्फ और सिर्फ सरकार की ही है। बस यह मैं बोल के आज की मैं बात विराम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है आपका, बिल्कुल सही बात है। और चूंकि आपने जो दिए हैं कम समय में, आपने महत्वपूर्ण, मेरा निवेदन है आदरणीय डॉक्टर साहब कि जो आपने महाराष्ट्र की जो बात की है एक्सपोर्ट वगैरह की, इसका थोड़ा सा निवेदन ये कि ये प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय तक पहुंच सकता है। सिर्फ आप उसको डॉक्यूमेंटली करके भेजने का कष्ट करें। अपन प्रयास करेंगे कि उनको उन तक पहुंच जाए, ऑफिस तक पहुंच जाए, और वो फिर अपना काम करते रहेंगे। अपन को अपना पहुंचाना है, बस इतना हमारा निवेदन है। जो भी ठीक है, हम उसका महत्वपूर्ण सुझाव है, ड्राफ्ट बना लेंगे।
बना जी 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 बिल्कुल जरूर भेजिएगा, और उनको तुरंत अपन भेजते हैं, बाकी उनकी जिम्मेवारी है वो करें, अथवा जैसा भी हो प्रयास करेंगे, अपन को हल्का सा प्रयास करना है, क्योंकि आपने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव देने वाले लोग कह के और रह जाते बेचारे और फिर हताश हो जाते हैं, और हम चाहते हैं कि हम उनको माध्यम है तो क्यों ना उसको सही जगह पहुंचाया जाए। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री को जरूर ये बात पहुंचेगी, निश्चित पहुंचेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है, और उस पर विचार भी होगा। आदरणीय जी दिनेश जी सेमवाल जी सादर आमंत्रित है आपका। जी आदरणीय, मैं तो बधाई देना चाह रहा था मात्र कि जो आपने कदम आगे बढ़ाया गौशाला के बारे में, और हम शायद आपसे जब वार्ता हुई तो आपने बताया भी था कि ऐसे होने वाला है, तो ये कदम आगे बढ़ रहा है। और जैसे डॉक्टर दुबे सर ने बात रही कही कि जो जो गैप है उसको फुलफिल हम कर रहे हैं, करना पड़ेगा, वरना हम वैसे के वैसे रहेंगे। और एक शब्द आदरणीय पवन सर ने जो डिटॉक्सिफिकेशन की बात करी है, ये भी महत्वपूर्ण शब्द था। और क्योंकि समय कम है, लेकिन मैं एक बात केवल मशवरे के रूप में नहीं और सुझाव के रूप में भी नहीं, बस यही कि जब कम्युनिकेशन गैप होता है तो यही कि बहुत पुरानी बात एक शरद जोशी हैं, उन्होंने कुछ लिखा था कि देश के बहुत बड़े नेता किसानों के खेत में गए थे और उन्होंने देखा एक खेत में लाल मिर्च, और एक खेत में हरी मिर्च थी। तो किसानों से कहा गया, जब लाल मिर्च हो सकती है तो हरे को उत्पादन की करने की क्या जरूरत है। उसी तरह से वही महानुभाव किसी जल संरक्षण, नदी संरक्षण के लिए गए थे, तो ये कहा गया था कि क्यों ना हम नदी के ऊपर ऐसा टेंट ओढ़ें कि नदियां सूखे नहीं। वास्तव में कम्युनिकेशन गैप है, वरना हम संस्थाओं को आगे लाने की बात कैसे आई है। जब देश में पूरा सिस्टम है, तो तब ये है कि संस्थाएं कई संस्थाएं हैं जो अच्छा कार्य कर रही हैं, उनके हाथ में कार्य दिया जाना चाहिए, जो आज की बात भी सामने आई है। लेकिन क्या हमारी पंचायत, क्या हमारी ब्लॉक स्तर और जिला स्तर की जो छोटी सरकारें हैं, ये सिस्टम है, तो ये क्या जंग खा जाएगा? इस पे भी चर्चा करने की और इनको भी याद दिलाने की इन संस्थाओं के माध्यम से जो कार्य कर रही हैं आवश्यकता है, ताकि हम अच्छे नेतृत्व को अच्छी सहायता प्रदान करें। जी धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत कम उसमें आपने जो कहा है, तीन चार बातें जो कही हैं, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये तीन चार बातें लिख के जरूर मुझे दे देना, ये सरकार को अवगत कराएं कि इस प्रकार के व्यक्ति ऐसे क्रियान्वयन में रहेंगे तो कैसे उसका संभव है। हैंडरेज से आ रहे हैं आदरणीय भानु जी, भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आपका स्वागत है सर। जी ओम्स, वायरल से पीड़ित हूं वैसे मैं, और पढ़े बेड पे पड़े पड़े सुन रहा हूँ। एक शेर याद आया मुझे इकबाल का, एक उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को। एक उल्लू काफी है बर्बाद गुलिस्ता करने को, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। दिनेश जी भाई साहब टेंट उड़ाने की कह रहे हैं। वो एक शरद जोशी ने एक लेख पहले और लिखा था, वो चने के झाड़ पे इल्लियां, पढ़ा था, पुराना, स्वास्थ्य सही नहीं है, ज्यादा कंसंट्रेट कर नहीं पा रहा हूँ। लेकिन आदरणीय भाई साहब किशोर जी दुबे ने जो कहा कि गेट से हमारा सारा काम खत्म हो जाता है। अभी 31 जनवरी 2023 तक गेहूं के भाव 3,000 रुपए क्विंटल थे। कच्चा माल के अंदर ही कितना बड़ा नुकसान हुआ। अभी हमारे यहाँ 1500, 1600, 1700, 1800 के भाव में गेहूं खूब मंडियों में तुल रहा है। किसान को लूटने के लिए सरकारें, मैं तो सरकार को सरकारी मानता हूं साहब, वो चाहे किसी की भी सरकार हो, क्योंकि उसका जो क्रियान्वयन है ना, वो करने वाले लोग उसी मानसिकता के होते हैं, वो अंग्रेजी मानसिकता के लोग हैं। इस तरह से पैसा बनाया जाए, इसीलिए योजनाएं बनाई जाती हैं, चाहे वो गौशाला हो, चाहे वो मध्याह्न भोजन हो, चाहे महात्मा गांधी की योजनाएं हो। उनको जब टेबल पे रखा जाता है तो बड़ी सुंदरता के साथ रखा जाता है, लेख के रूप में जब रखा जाता है तो बहुत सुंदरता से रखा जाता है,
उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, उसके लाभ क्या होंगे, उसके को क्रियान्वयन कैसे करेंगे, टेंट कहाँ लगाएंगे, पानी के मटके कहाँ रखेंगे, मजदूरों को इतने प्यार से रखेंगे। महात्मा गांधी जो हमारी रोजगार योजना है, गारंटी योजना है सरकार की, बहुत बड़ी माइलेज उसके ऊपर है, लेकिन उसका सारा कामकाज आज मशीनों से होता है। मजदूर और किसान के लिए बनाई जाने वाली सारी योजनाओं का क्रियान्वयन वो कुछ भी आका बाका हो जाता है। प्रोसीडिंग करते वक्त तो बहुत अच्छी योजनाएं होती है, लेकिन वो जमीन पे जाते जाते बिल्कुल बिगड़ जाता है उसका स्वरूप। अभी हमारे यहाँ गेहूं की हालत बहुत खराब है। मध्य प्रदेश सरकार 7 बार का कृषि क्रमण अवार्ड ले चुकी है। मध्य प्रदेश का किसान आज की तारीख में बहुत ज्यादा गेहूं पैदा कर रहा है, रासायनिक हो जैविक हो, लगभग बहुत अच्छा उत्पादन कर रहा है, लेकिन जब वो बाजार की तरफ जाता है तो नष्ट हो जाता है। उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता, वो बस। धन्यवाद। आपके स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं, आप शीघ्र स्वस्थ हों। और आपने अपने अस्वस्थ रहते हुए भी आप इस दैनिक कार्यक्रम सुन रहे हैं और आपने अपना चूंकि मार्गदर्शन दिया। हम सब प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आप शीघ्र से शीघ्र स्वस्थ हो। हमारे रमेश चंद मेहरा जी ने हैंड रेज किया था, शायद वो कहीं बात कर रहे हैं। चलिए, अब मैं आज का बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं, इसी प्रकार के सुझाव आते रहें और सब जो है डॉक्यूमेंटली सुझाव जरूर आप भेजें। दैनिक उपहार कार्यक्रम ग्रुप में या आप अपनी तरफ से पत्र लिखना आप शुरू कर दें। पत्र लिख करके जो भी अपने सुझाव हैं, महत्वपूर्ण मार्गदर्शन है सरकार को, वो देने का काम करें। अपन एक हल्का सा प्रयास करते हैं अब कि जो भी सुझाव आएंगे उस पर अपन एक्शन लेंगे। जैसा आदरणीय पवन जी ने कहा था कि हमको एक्शन भी लेना है, हम एक्शन लेना शुरू कर दें। जैसा डॉक्टर साहब किशोर दुबे जी से हमने निवेदन किया है, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी से निवेदन किया है, आदरणीय बनय सिंह जी से भी निवेदन किया है, और मैं चाहूंगा कि अब एक्शन जरूरी है, तो आप लिख करके जरूर देने का कष्ट करें। और आज की गुहार कार्यक्रम का समापन की ओर चलते हैं। मैं आदरणीय नीलकंठ सावले जी से निवेदन